नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ओपनिंग बज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे बड़े फैसले, सारे बड़े इवेंट्स हमारे पीछे हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं और बाजार पर उनका असर भी देखने को मिल चुका है। तो आज है हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन। तो बाजार में आज किस तरह का मूव देखने को मिलेगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों के दम पर आज बाजार में एक्शन देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर काफी कुछ हो भी रहा है, चाहे आप जापानीज मार्केट की बात करें या फिर यूएस के बाजारों की बात करें। तो क्या क्या वो डेटा पॉइंट्स है वो आपके सामने रखेंगे और उसके दम पर आज इंडियन मार्केट्स कैसे खुल सकते हैं, कैसा कारोबार हो सकता है, उस पर बातचीत करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि कल हमारे मार्केट्स में किस तरह की क्लोजिंग हुई। कल कोई वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं था, क्योंकि आपको बता दें गुरुवार की बजाय मंगलवार का दिन हो चुका है अब वीकली एक्सपायरी का। तो कल का जो एक्शन था वो जीएसटी काउंसिल के जो बैठक के फैसले आए थे उसके ऊपर जो रिएक्शन बाजार ने दिखाया था, वैसा कुछ बाजार में हमने रुझान बनता हुआ दिखा। मजबूत शुरुआत हुई थी, लेकिन उस मजबूत शुरुआत को बाजार रोक नहीं पाया, संभाल नहीं पाया और हायर लेवल से बाजार में मुनाफा वसूली हावी हो गई और बाजार फिसल कर ही बंद होता हुआ दिखा। डे लो के आसपास जाकर क्लोजिंग होती हुई दिखी। हालांकि जो शुरुआत है बेहद मजबूत हुई थी। 24,980 के आसपास हम खुले थे और जहां खुले थे वहीं पर बाजार ने टॉप बना दिया, यानी कि ओपनिंग हाई लगा बाजार में और उसके बाद बाजार में हमने हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिखी और छोटी मोटी नहीं, हाई लेवल से करीब 250 अंकों की गिरावट लेकर निफ्टी कल बंद होता हुआ दिखा। वैसे बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी में 19 पॉइंट की बढ़त थी, सेंसेक्स 150 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी बैंक भी 8 पॉइंट ऊपर था। लेकिन ये छोटी छोटी मामूली जो बढ़त आप देख रहे हैं ना, ये दिन के दौरान बहुत बड़ी थी, जो कि बाद में बाजार संभाल नहीं पाया और हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी। निफ्टी के इनफैक्ट आप देखें 50 में से 31 शेयर लाल निशान में जाकर बंद होते हुए देखे। एचडीएफसी लाइफ सबसे बड़ा लूजर था, उसका रीजन भी आपको बताते हैं। और टाटा कंज्यूमर, ये स्टॉक भी हमने देखा लाइमलाइट में था कल के सेशन में। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी को छोड़ आप देखेंगे तो सारे ही सेक्टर इंडेक्स कल गिरते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा गिरावट कहां थी? डिफेंस में। इसके अलावा फाइनेंशियल, पीएसयू बैंक, आईटी, तेल गैस, रियल्टी, ये कुछ इंडेक्स है जो कि कल काफ़ी ज़्यादा गिरावट की चपेट में आपको नजर आएंगे। 1224 शेयर एनएससी के कल गिरे हैं, चढ़े हैं माफ कीजिए, और 1818 शेयरों में हमने गिरावट देखी। यानी कि हर 2 शेयरों में बढ़त के मुकाबले 3 शेयरों में हमने कल गिरावट भी बनती हुई देखी। यानी कि मजबूत शुरुआत जरूर हुई, ऑप्टिमिज्म जरूर फैला, लेकिन मुनाफा वसूली इतनी हावी हुई कि मंदड़ियों का पलड़ा बाजार में हावी हो गया। और इसका अंदाजा आप लगाइए ब्रॉडर मार्केट से, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही करीब 0.25% की गिरावट के साथ कल के सेशन में बंद होते हुए दिखे। फ्रंटलाइन इंडाइसेस जैसे तैसे हरे निशान में बंद हो गए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों गिरावट के साथ ही बंद हुए। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करें तो कल ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 6.5% गिरकर बंद हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि 350 सीसी से नीचे वाली जो बाइक्स हैं उनके ऊपर जीएसटी कम हुआ तो उसका इंपैक्ट है। लेकिन कल एक सॉफ्ट बैंक की ओर से अपडेट आया था कि इन्होंने 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है। ये पूरे तिमाही के दौरान हुआ है, ये 2 सितंबर तक के आंकड़े, क्योंकि ये 2% के पार पहुंच गया नंबर, तो उस वजह से उनको डिस्क्लोज करना पड़ गया, जिसका इंपैक्ट हमने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में बनता हुआ दिखा। अब एमएनएम का शेयर, ये कल निफ्टी का टॉप गेनर था, 6% के आसपास की मजबूती थी। एक तो ट्रैक्टर्स के ऊपर जीएसटी कम होगी, उसके साथ साथ 1200 सीसी से कम वाहनों पर 28% से 18% की जीएसटी, दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर इनके लिए 6% की मजबूती यहां देखने को मिली। स्टेशनरी आइटम्स पर भी, शार्पनर्स पर, पेंसिल्स पर, इरेजर पर जो कमी हुई है जीएसटी में, उसका इंपैक्ट हमने डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयर में कल बनता हुआ दिखा। 7.5% का उछाल था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, इनके ऊपर भी जीएसटी घटी है, तो इससे सिरमा एसजीएस और उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस जो कि फाइनेंसिंग के कारोबार में है, इस स्टॉक में भी 4 से 6% तक का दोनों स्टॉक्स में हमने अपमूव बनता हुआ दिखा। जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर जीएसटी बढ़कर 40% हो गया। एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की गई, जिस वजह से वरुण बेवरेजेस का शेयर कल 3% फिसलता हुआ दिखा। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जो इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं वो गिरते हुए दिखे। एचडीएफसी लाइफ तो टॉप लूजर था ही था निफ्टी का। नीवा बूपा का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो 91 का हाई और क्लोजिंग हुई 82 के स्तर पर। तो हाई लेवल से बड़ी मुनाफा वसूली या बड़ी गिरावट हमने देखी इंश्योरेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स में, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो चिंता है वो अब इनके ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत हैं आज के सेशन में, जरा वो भी एक बार समझ लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले आपको वो दिखा देते हैं, फिर समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे, अब लेवल आप देखिए, पॉइंट वाइज मत देखिए, 24,890 ये लेवल है जो कि आपको नजर आ रहा है। और कल की अगर
निफ्टी फ्यूचर्स की भी क्लोजिंग देखेंगे तो 24,830 के आसपास की, तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ आप मान के चलिए इंडियन मार्केट्स में आज जो शुरुआत है वो देखने को मिल सकती है। तो हरे निशान में शुरुआत हो सकती है। इसके पीछे क्या ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती है, जरा वो समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। अब घरेलू फ्रंट पर तो ऑलमोस्ट सारे ट्रिगर्स पूरे हो चुके हैं। क्या इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्शन ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, जिसका इंपैक्ट आज इंडियन मार्केट्स पे भी दिखेगा? जी, गुड मॉर्निंग संदीप। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों की शुरुआत मजबूत हुई है। निक्के तकरीबन 0.25% और हैंगसेंग तकरीबन 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं ट्रंप ने 15% ऑटो टैरिफ के साथ में जापान के साथ ट्रेड डील को फाइनल कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले जापान पर 27.5% की जो है टैरिफ लगाए गए थे। वहीं यूएस के बाजारों की बात करें तो यूएस के बाजार कल 1% तक उछलकर डे हाई पर बंद हुए हैं। डाउ जोन्स तकरीबन 350 अंक चढ़ा है और दिन के निचले स्तर से 460 अंकों की रिकवरी इसमें देखने को मिली है। वहीं S&P 500 भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया और 6,502 के स्तर के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं दूसरी ओर यूएस में वीक ऑन वीक आधार पर जो बेरोजगारी दावा संख्या आती है वो भी कल आई। इसमें जो यूएस में बेरोजगारी दावा संख्या है वो 2,29,000 से बढ़कर 2,37,000 रही। ये वीक आधार पर डाटा है। वहीं यूएस में 54,000 प्राइवेट नौकरियां जुड़ी हैं, जबकि इसका अनुमान 75,000 नौकरियों का था। तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प टैरिफ का असर है वो यूएस की इकोनॉमी पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर नौकरियों के आंकड़ों के बाद ब्याज दरें घटने की जो संभावना है वो 97% हो गई है। आपको बता दें कि 16 से 17 सितंबर को फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर बैठक है और इस बैठक में माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है और जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इकोनॉमी में जो सुस्ती बढ़ी है ट्रम्प टैरिफ के बाद में, उसकी वजह से फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटा सकता है और इसका असर आप सोने की कीमतों में भी देख रहे हैं। वहीं यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 4 BPS तक लुढ़की है और ये 4.16 के स्तर पर पहुंच गई है। ये 4 महीने का निचला स्तर है। वहीं दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है और डॉलर इंडेक्स 98.33 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर यूरोपीय बाजार कल 0.5% तक बढ़कर के बंद हुए हैं। फुर्ती में तकरीबन 39 अंकों की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा ओपेक के प्रोडक्शन बढ़ाने और यूएस के तेल भंडार बढ़ने से क्रूड $67 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया है। ओपेक की अभी बैठक होनी है और माना जा रहा है कि ओपेक जो कंट्रीज़ है वो अक्टूबर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने पर फैसला ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्रूड के दामों पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सोने चांदी में तेजी का रुख जारी है। सोना $3608 प्रति औंस और चांदी $41.48 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके की ग्लोबल फ्रंट से संकेत मिल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है, उससे लग रहा है कि भारतीय बाजार आज हरे निशान में खुल सकते हैं। जी बिल्कुल, हरे निशान के साथ शुरुआत हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हरा निशान टिका रहेगा। जैसा हमने कल भी देखा था, हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी। अब तो हमारे सामने 2 दिन का वीकेंड भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बात साफ है कि ग्लोबल मार्केट्स में एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं यूएस की इकोनॉमी के, खासतौर पर रोजगार के या फिर जो बेरोजगारी दावा के, उसके बाद यूएस में जो दरें घटने की संभावना है 1.25% से 16 और 17 तारीख को जो बैठक होनी है, जैसे हमें नरेंद्र बता रहे हैं, इसकी संभावना बढ़कर हो गई है 97%। तो अमेरिका से एक बड़ा संकेत आ रहा है कि फेडरल रिजर्व की जो बैठक होने वाली है यूएस फेड की 16-17 तारीख को, उसमें ऑलमोस्ट लगभग तय है कि 1.25% से ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। इसी का उत्साह आप देखिए एशियन मार्केट्स में भी। एशियन मार्केट्स में जो जापान के साथ डील हुई है, टैरिफ घटाए गए हैं, ऑटो टैरिफ ट्रम्प साहब की ओर से, उसका भी इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। तो हमारा गिफ्ट निफ्टी ये इंडिकेट कर रहा है कि आज इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। लेकिन एफआईआईज क्या कर रहे हैं? कल जो खरीदारी हुई या फिर जो एक मजबूती बनी थी इंडियन मार्केट्स में शुरुआत के लिहाज से, क्या उसमें एफआईआईज ने खरीदारी की है नहीं की है, जरा ये भी आपके सामने रख देते हैं। कल 106 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआईज की ओर से देखने को मिली है। तो नंबर कम आ गया, नीचे आ गया, यही अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप पहले 3 दिन के आंकड़े देखेंगे ना, 1, 2, 3 सितंबर के, तो आपको ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का एवरेज नंबर दिखेगा जितनी बिकवाली उनकी ओर से हो रही थी। कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की बिकवाली तो उनकी ओर से हो ही रही थी। तो कल 106 करोड़ का जो नंबर आया बिकवाली का, ये अपने आप में थोड़ा सा राहत वाला ज़रूर है। हालांकि ये पॉजिटिव आ जाता तो शायद थोड़ा मार्केट इसको एंजॉय भी कर पाता। वायदा बाजार के आंकड़े देखिए, कल वायदा बाजार में आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है 1,073 करोड़ की और स्टॉक
फ्यूचर्स में भी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली ही हुई है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे गए हैं 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कल एफआईएस की ओर से, और नेट देखें क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में भी 283 करोड़ की बिकवाली है, तो टोटल मिलाकर देखेंगे तो आपको 6,945 करोड़ रुपए की वायदा बाजार में खरीदारी एफआईएस की ओर से नजर आएगी। जरा एक बार लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी देख लीजिए। ये जो कल इंडेक्स में बिकवाली की गई है एफआईएस की ओर से 1073 करोड़ की, उसका इम्पैक्ट आप देखिए कल फिर से जो एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन है उसमें हमने कमी बनती हुई देखी है। परसों का नंबर आप देखेंगे तो 8.08% था, वो अब घटकर 8.04% पर पहुंचता हुआ दिखा है। चलिए इन आंकड़ों पर अब ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो सर एफआईएस के तो आंकड़े मतलब कैश सेगमेंट में देखें तो जरूर थोड़ी सी राहत वाले हैं, 106 करोड़ रुपए की बिकवाली थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग शॉर्ट रेशो तो यही इंडिकेट कर रही है कुछ भी हो जाए इंडियन मार्केट्स में या फिर कोई भी रिफॉर्म हो जाए, उनकी नज़रें सिर्फ टैरिफ के ऊपर हैं। तो ये जो बिकवाली हो रही है सर, इसके क्या मायने हैं? ये नंबर से खुश होने की मतलब गुंजाइश है क्या कि केवल 106 करोड़ की ही बिकवाली हुई कल? जी संदीप जी, देखो वही सभी को सरप्राइज लगा कि कुछ भी अच्छा आ जाए न्यूज, लेकिन मार्केट बढ़ नहीं रहा। और कल का जिस तरह से मार्केट गिरा तो वो काफी हद तक सरप्राइजिंग भी था। सुबह हम लोग माने थे कि जीएसटी आए तो बहुत 200-300 पॉइंट मिनिमम बढ़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे नीचे सरक गए। ये दिखाता है कि ओवरऑल जो न्यूज फैक्टरिंग था, ऑफ कोर्स ये 15 अगस्त से सबको पता था ये आ रहा है, और समहाउ उस तरह से ना कल रिएक्शन में आया, प्रॉफिट बुकिंग आया। लास्ट टाइम हमने जो बड़ा रिफॉर्म देखा था वो एक तरह से कॉर्पोरेट रेट कट था जब कोविड के टाइम, लेकिन तब पूरा सरप्राइज था, तब किसी को पता नहीं था। सडनली वो 25% की आपने देखा, ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट मार्केट भागा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। द रीजन इज वही है कि एक तो पता था, प्लस अभी भी पता नहीं है कि क्योंकि जिस तरह से टैरिफ के मामले जा रहे हैं कहाँ जाके हम रुकेंगे। तो वहाँ के जो एक्सपोर्ट्स है, जो टेक्सटाइल है, जेम्स है, ज्वेलरी से लेके जहाँ भी इफेक्ट आए वहाँ तो इम्पैक्ट अच्छा खासा है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि मैं तो अहमदाबाद में, मुझे पता है सूरत राजकोट वहाँ कैसी हालत है, बहुत जॉब लॉस हो रहे हैं। तो वो एक सेक्टर वीक है। प्लस इसका 22 सितंबर से आएगा, होपफुली दिवाली तो अच्छी जाएगी, लेकिन इसमें हो गया क्या, जुलाई अगस्त सितंबर का जो अपना क्वार्टरली रिजल्ट है वो इतना शानदार नहीं आ सकेगा जो लोगों एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि 1.5 महीने तक लोगों ने कह सकते हैं ना कि अपनी बाइंग डिले कर दी है। तो सेकंड जो अक्टूबर मंथ में जो रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वीक और सेकंड, वो इतना खास नहीं लगेगा। लेकिन अक्टूबर टू दिसंबर विल बी अ रैंप अप, वहाँ एक अच्छी खासी बाइंग होगी, तो लग रहा है कि वो सबसे अच्छा रिजल्ट रहेगा। लेकिन वो आएगा जनवरी में। तो कह सकते हैं 3-4 महीने का एक तरह से डिले हो रहा है। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईआई का भी जिस तरह से रुख है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। प्लस ट्रम्प के साथ टैरिफ का मामला और लंबा खींचते जा रहे हैं। हम नहीं खींचे, वो खींच रहे हैं। लेकिन वही है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस का कुछ पता नहीं है। जिस तरह से पुतिन साहब का परसों जो बयान आया कि भाई कुछ भी हो के हम लोग एंड करेंगे, नहीं हुए तो जबरदस्ती एंड करेंगे, तो ऐसे जब बयान आते हैं तो वो अच्छे होते नहीं है। तो ये सब से मामले से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्लाउड्स है, खास करके मैक्रो लेवल पे क्लाउड्स है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स जीएसटी कट जो आया है वो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक कंजम्पशन बूस्ट आएगा। 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है, लेकिन 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का आगे जाके जीडीपी को फायदा होगा इससे। लेकिन इट विल टेक सम टाइम। अभी तो मुझे ऐसा नहीं है कि कोई सडनली कोई बड़े इवेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट पूरा तेजी और ऑल टाइम हाई टच कर। ठीक है, ओके सर। ये ना थोड़ा ग्लोबल पिक्चर भी आपसे समझना चाहूँगा। अब यूएस में क्या हुआ कल सर, एक तो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स के आंकड़े आए और दूसरा बेरोजगारी दावा जो कि वीकली बेसिस पर रिपोर्ट होते ही हैं। दोनों में ही हमने देखा है सर नंबर्स निराशाजनक है, बेरोजगारी दावा बढ़ते हुए दिखे, और जो प्राइवेट नौकरियां हैं जो कि पिछले महीने 1 लाख से ज़्यादा जुड़ी थी वो इस बार 50-55 हज़ार के आसपास रहेगी। बाजार मान रहा था कि 75 हज़ार के आसपास गिरकर आएगा नंबर, लेकिन ज़्यादा गिरकर आता हुआ दिखा। एक और नंबर है सर, मैं अभी देख रहा था कि अगस्त के महीने में कुछ 39% ज़्यादा यहाँ पर लोगों को निकाला गया है। 85,979 का नंबर है सर। जॉब कट्स जो कि यूएस के इकोनॉमी में देखने को मिले हैं, ये हाईएस्ट नंबर है सर 2020 के बाद। तो मार्केट्स ने तो इस चीज़ को रिजॉइस किया है सर कि अगर जितना लेबर मार्केट कमज़ोर होगी उतना ही रेट कट के चांसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। तो सर हम क्या इस पे रिजॉइस करें या हम भी इस पे खुश हों कि यूएस में रेट कट होगा तो हमारे लिए भी कुछ गुंजाइश पॉजिटिव साइड पर बनेगी, या फिर यूएस की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, ये दुनिया भर के मार्केट्स के लिए चिंता का विषय हो सकता है?
संदीप जी, जैसे मार्केट होता है ना, हमेशा लिक्विडिटी पे चलता है। अब मार्केट क्यों खुश हो रहा है कि चलो 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो कंफर्म हो गया है, ऑलमोस्ट 99% 100% हो गया, उस बेसिस पे मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन सही में तो उनकी इकोनॉमी वीक हो रही है, जिस तरह से आपने बताया, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वहां की इकोनॉमी वीक हो रही है। आगे जाके ये जो टैरिफ का मामला है, कुछ मैंने कल भी एक रिपोर्ट पढ़ा था, रिटेल में एक दो कंपनी ने बोला है कि जिस तरह से टैरिफ बढ़ रहा है ना, आगे जाके उनके भी बहुत गाइडेंस जो है ना, उन्होंने अंडर रिवाइज किए नीचे, यानी रिवाइज करके नीचे लेके आए। तो ऐसा आगे जाके होगा, क्योंकि अभी आप देखे तो एक बॉटल नेक हो गया है ये, जो चाइना इंडिया के साथ जो टैरिफ का मामला है वो सुलट नहीं रहा है। और वो अभी जिस तरह से पीयूष गोयल जी ने बोला है कि नवंबर तक खींचेंगे, तो हमें तो प्रॉब्लम है, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको भी सस्ते में माल नहीं मिल रहा है। तो आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इसलिए कल हमने 2 दिन से, मैं रिपोर्ट अभी सडनली आने लगी है कि भाई वहां रिसेशन का फियर है, ये सब चलना लगा है। तो ये एक प्रॉब्लम तो है। अब फेड रेट कट होगा, लेकिन अगर यूएस इकोनॉमी थोड़ी भी रिसेशन में जाने के अंसर आ गए तो मार्केट में और प्रॉब्लम होगी। तो ये जो मार्केट और जो रियल जीडीपी है, वहां पूरा डिसकनेक्ट है। वहां आई थिंक मेरे हिसाब से इकोनॉमी थोड़ी बहुत ही स्लो जा रही है वहां, और प्रॉब्लम में आएगी अगर ये टैरिफ के मामले सॉल्व नहीं हुए। अभी वो कोर्ट का हियरिंग आने वाला है, जो अभी आई थिंक 45 डेज में आएगा, उसमें देखते हैं क्या आता है ट्रम्प के खिलाफ। लेकिन अगर वो आ गया तो मामला सुलझ सकता है, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम है। और वहाँ लेबर, आप सही बोल रहे हो कि वहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। तो हम लोग को डाउ जोन्स और नासेक देख के हमें लगता है कि वहाँ के ऑल टाइम है, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी टफ है। तो फॉर हमारे लिए ये 25 बेसिस पॉइंट कट है, तो वो मनी फ्लो के हिसाब से अच्छा है। अब देखो, लेकिन एक बात तो सही है, जैसे आपने बोला कि अगर यूएस इकोनॉमी थमती है तो सब पूरी वर्ल्ड मार्केट थमेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर आज के लिए फिर आप किस तरह से देखते हैं ये संकेतों को, क्योंकि जापानीज मार्केट के लिए भी जो ऑटो टैरिफ्स थे उनको कट किया गया है, 27.5% के मुकाबले 15% पर लाए गए हैं। तो एशियन मार्केट से उसके ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। आज हमारे मार्केट्स भी पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्या है कि अपना जो अभी भी जिस तरह से सीनियर है, तो ऐसा लग रहा है कि इतना नेगेटिव भी नहीं है, इतना पॉजिटिव भी नहीं है। एक्चुअली पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है, क्योंकि जो जीएसटी कट है वो बड़ा कट है, लैंडमार्क कट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो मार्केट अभी दिखा नहीं रहा है। और इसमें आने में टाइम लगेगा, वो पूरा कहते हैं ना, ट्रांसफर होने में 1-2 क्वार्टर पूरा ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा। तो ऐसे एज ए इन्वेस्टर हमें तो यही देखना है कि मैं तो लॉन्ग टर्म एंगल से बोलूंगा कि यहाँ से जो भी डीप आती है, हम लोग जैसे जो अच्छे सेक्टर है जहां एक बेनिफिट आ रहा है जीएसटी का, एफएमसीजी ले लो, ड्यूरेबल्स ले लो, ऑटोमोबाइल्स ले लो, और उसमें भी देखो प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए इन्वेस्ट करने की। आई थिंक ये ट्रम्प के साथ जो मामला है वो कभी ना कभी 1 महीने या 2 महीने में सुलझ जाएगा, फिर एक तरह से तेजी आ सकती है। तो आई थिंक फॉर एन इन्वेस्टर, आई थिंक ये कुछ भी डीप आता है, इट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी। हाँ, लेकिन अभी मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं कि हम लोग ज्यादा कुछ भागेंगे, अनलेस अनलेस ये 100-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो एक रेंज में ही रहेगा, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आप कह रहे हैं कि जो गिरावट है वो खरीदारी करने का मौका है। ठीक है, ओके। एक बार ज़रा रुपये दिखाइए, कल डॉलर रुपये में किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला है। गुरुवार को हमने देखा 8 पैसे की कमज़ोरी के साथ रुपया बंद हुआ है। 88 रुपये 7 पैसे का लेवल था, वो बढ़कर 88 रुपये 15 पैसे पर पहुंचता हुआ दिखा। तो हमारा रुपया भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ तक रिकॉर्ड लो लेवल्स है। तो बाजार के लिए अब जीएसटी वाला ट्रिगर भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता वो दिखा। और आप कह रहे हैं कि सर जो अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट है वो ये वाला क्वार्टर भी अब छोड़ दीजिए, अब दिसंबर क्वार्टर में, यानी कि जनवरी में जब नंबर्स आएंगे जाकर 2026 में आपको कुछ अर्निंग्स के फ्रंट पर बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमें एक रेंज में ही, एक दायरे में ही समय बिताना होगा। छोटे मोटे बाउंस जरूर आ सकते हैं, जैसा आज भी देखने को मिल सकता है यूएस में जिस तरह से रेट कट की गुंजाइश बढ़ रही है। तो लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा उत्साह लाने की ज़रूरत नहीं है। लंबी अवधि के निवेशक हैं तो ज़रूर हर गिरावट पर आप खरीदारी कीजिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। सर इसके साथ साथ कुछ अगर स्टॉक स्पेसिफिक में आपसे बातचीत करूं तो कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई है कि सम्मान कैपिटल, हिमांशु मोदी जो कि पहले सुजलॉन के साथ थे, 4 साल का समय आई थिंक उन्होंने सुजलॉन के साथ बिताया है, ये कंपनी के डेप्यूटी सीईओ के रूप पर इनकी नियुक्ति हुई है 4 सितंबर से, यानी कल से ये लागू हो गया है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर आप सेक्टर की बात करेंगे तो करीब करीब 26 साल का एक्सपीरियंस है सर इनको। इससे पहले ये बार्कलेस, एसएल ग्रुप, बेनेटन कोलमैन, सुजलॉन, जैसे मैंने कहा, इन सब जगहों पर भी अहम भूमिकाएं, अहम पद पर रह चुके हैं। तो सर सम्मान कैपिटल में इनका आना, क्या बाजार इस चीज़ को ऑलरेडी पचा चुका है कि स्टॉक में रनअप हमने देखा है पिछले 2 दिन में?
जी सही बोल रहे हो आपके। अगर आप देखो तो 2 दिन में एक अच्छा खासा रनअप भी है। और सम्मान कैपिटल की मैं बात करूँ तो ओवरऑल भी अगर आप देखो तो अगर आप रेवेन्यू फ्रंट से भी देखो, प्रॉफिट फ्रंट से ऐसा कुछ उत्साही रिजल्ट्स नहीं दिया है काफी टाइम से। ओके, और वही रेंज बाउंड में घूम रहा है। और अगर आप देखो 3-4 साल से अगर भी आप देखो रेवेन्यू में कोई वो कहते हैं ना कि उछाल नहीं है, तो एक तरह से उनको भी एक अच्छी कहते हैं ना कि लीडर की जरूरत थी, वो भी आ रहे हैं। और सुजलोन में ऑफकोर्स ना उन्होंने काम भी अच्छा किया है, तो उस तरह से यहाँ एक तरह से सम्मान कैपिटल के लिए तो अच्छा है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं बोलूंगा तो यहाँ हमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नया बंदा आता है उसको टाइम लगता है, 1-2 क्वार्टर टाइम लगेगा। तो आई थिंक यहाँ शॉर्ट टर्म में आप मूवमेंट देखोगे लंबे समय में, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरह से ये नेविगेट होता है, किस तरह से ये प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि जब जब अगर आप एनबीएफसी और उन सब की मैं बात करूँ ना, तो काफी सब स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके सामने सम्मान कैपिटल उतना परफॉर्म किया नहीं है। तो आई थिंक आई स्टिल वेट कि ये नए ऑर्गेनाइजेशन में ये नए मैनेजमेंट किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि आरओए ऑलमोस्ट उनको वो बोल रहे हैं कि 3.5% से ऊपर लाना है। उनका टारगेट भी है कि 25% से एयूएम ग्रोथ करना है। ब्रांच भी बढ़ाने की बातें चल रही है, ये सब चल रही है। लेकिन सर मुझे अभी भी कहना है कि रिजल्ट में दिखना चाहिए, तब जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मतलब फ्रेश पोजीशन लेने की तो सलाह नहीं होगी, आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, फ्रेश पोजीशन अभी नहीं, क्योंकि न्यूज बेस है ये। मैं थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करूँ, ये न्यूज फिर फिजल आउट हो जाती है, फिर वहां फंस जाते हैं लोग। ठीक है, और जिनके पास है सर? जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, क्योंकि ये न्यूज है तो आई थिंक लेट्स सी कहाँ तक जाता है। लेकिन फ्रेश पोजीशन की मैं ना बोलूँ। ठीक है, परफेक्ट है। तो फ्रेश पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाने की राय होगी, लेकिन जिनके पास है वो ज़रूर चाहें तो अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं, होल्ड करके चल सकते हैं। कल सर बाजार बंद होने के बाद ये अपडेट आया है एचडीएफसी लाइफ की ओर से। पहले तो ये एक असमंजस था कि 18% से घटकर 5% होगा या 0% होगा। ये सरकार ने तो 0% कर दिया, यानी कि पूरी तरह से जीएसटी हटा लिया इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो नॉन लाइफ की बात हो। तो यहाँ पर हमने ज़रूर पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ देखा। और अब एचडीएफसी लाइफ ने ये भी कह दिया है कि 22 सितंबर से जब ये लागू होगा हम भी इस रिजीम में शिफ्ट कर जाएंगे, यानी कि नए जीएसटी स्ट्रक्चर में हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो सर अब एचडीएफसी लाइफ ने कहा है अगर, तो जाहिर सी बात है फिर बाकी कंपनियां भी शिफ्ट होती हुई दिखेंगी। चलिए, एक क्लैरिटी तो आ गई, ये ग्राहकों के लिए हो गया साहब। लेकिन कल हमने देखा था, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो जो कि निफ्टी का टॉप लूजर था, नीवा बूपा भी, एक बार उसके चार्ट दिखा दीजिए इंटरडे में, आपको समझ आ जाएगी। 91 रुपये का हाई और 82 रुपये पर क्लोजिंग। क्योंकि इनका जो इन्वर्टेड ड्यूटी का एक सर जो बड़ा कंसर्न है, जो कि शायद इनके लिए पेन पॉइंट बनता हुआ दिखा है, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा सर? इसी वजह से हमने देखा था कल बड़ी गिरावट इन स्टॉक्स में आई भी थी हायर लेवल से। तो अब ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से पास ऑन कर देंगे, जो एचडीएफसी लाइफ के बयान से समझ आ रहा है। तो क्या फिर मान के चलें कि इनके मार्जिन पे प्रेशर दिखेगा आगे? जी संदीप जी, मार्जिन में प्रेशर दिखेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया या कुछ नहीं लाते तो ऑफ कोर्स इनको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते तो आपने जो पेमेंट पे जीएसटी दिया वो आपका पूरा एक्सपेंस हो जाता है। और वो चीज से अगर इनका मार्जिन में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो अभी क्या हो सकता है आगे जाके? आगे जाके देखो, अगर रूलिंग तो आ गई, ये करने वाले हैं और कस्टमर के हित में है, तो ना भी नहीं बोल सकते। लेकिन एक ही चीज है, कहीं ना कहीं उनको कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा, वो कमीशन हो या कोई और अलग ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, या कहीं ना कहीं से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर 1-2 वीक में अगर कुछ आ जाता है गवर्नमेंट के ओर से कि भाई हम लोग ये बेनिफिट आपको देंगे, तो एक अच्छा न्यूज होगा इनके लिए। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि जो ये 2 क्वार्टर इनको एडजस्टमेंट करने में ही चले जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है। देखो, ये जीएसटी क्रेडिट ना लेना वो बहुत ही बड़ा है और मार्जिन में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और ये अगर ये रूलिंग आने से पहले भी सभी इंश्योरेंस कंपनी ने गवर्नमेंट को बोला था कि हमको ये क्रेडिट का इशू आएगा, जीएसटी क्रेडिट का इशू आएगा। लेकिन जी। गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स कस्टमर का देखेगी पहले, और उन्होंने ये रूलिंग ला दिया, तो अभी सभी इंश्योरेंस कंपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। खास करके ये 0% है वो हेल्थ और लाइफ के लिए, लेकिन जो पूरा हेल्थ इंश्योरेंस में है, तो जैसे स्टार इंश्योरेंस है, उनको ज्यादा हिट आएगा, क्योंकि वहां तो पूरा जीरो हो गया। इनका क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी होती है, तो थोड़ा वहां बच सकते हैं। तो लेकिन ओवरऑल पूरे इंश्योरेंस कंपनी को इम्पैक्ट है। तो मेरे हिसाब से 1-2 क्वार्टर ये थोड़ा वीक रहेगा, और अनलेस अनलेस कोई क्लैरिटी ना आ जाए या एक प्योर प्रॉपर रोड मैप ना आ जाए किस तरह से ट्रिगर होंगे, तो आई थिंक ये सब कंपनी में थोड़ा प्रेशर रहेगा। ठीक है सर। अब पोजीशनिंग कैसे की जाए? क्या ये जो गिरावट होगी आज भी, अगर इन केस ऐसा होता है, तो क्या ये गिरावट खरीदारी करने का मौका है? क्योंकि एक तरफ पेनिट्रेशन तो बहुत कम है हमारे इंडियन मार्केट्स में जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, या फिर ये जो मार्जिन वाली आप कह रहे हैं कि कंसर्न है,
तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए और रुका जाए और गिरने दें इनको? ठीक है संदीप, ये जो हुआ है तो ऑफ कोर्स मार्जिन में प्रेशर है। अभी दूसरी साइड देखें तो ऑफ कोर्स क्योंकि जीएसटी कट हुआ है तो शायद ग्रोथ आएगी, तो वो एक अच्छी बात है। अब कितना कॉम्पनसेट होता है अभी, लेकिन क्या है कि वी आर ऑन वेरी अर्ली स्टेज। कभी परसों ही रूलिंग आया है और एक दो दिन में हमें ये एक वीक में पता चलेगा कि ये सब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है और क्या नए डेवलपमेंट आए। आई थिंक हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो प्राइमा फेसी मुझे दिख रहा है, जिस तरह के नंबर्स हैं इनके और जिस तरह से हिट आएगा, मेरे हिसाब से तो अभी 2 क्वार्टर लगेंगे। लेकिन हाँ, विद इन अ वीक अगर कुछ आ जाता है गवर्नमेंट, क्योंकि अकेला ये नहीं, अगर आप देखो ना तो ऑटोमोबाइल्स में भी ऐसा हो रहा है। डीलर्स ने माल खरीद लिया है 28% पे, और बाद में ये रूलिंग आई, अब कोई माल ले नहीं रहा है, यानी ऑटो बाय नहीं हो रहा है। अब कंपनियों ने भी बोल दिया कि भाई नहीं, अभी हम लोग वापिस नहीं लेंगे, अब बेच रहे हैं वो 18% पे, तो डीलर्स को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटो डीलर्स को। तो ये ऐसा नहीं कि एक जगह है, बहुत सारी जगह पे ये स्प्रेड है कि ये जो क्रेडिट का, इवन दूसरे 2-3 कैटेगरी में भी मैंने देखा था। तो ये देख के ऐसा एक चीज लग रही है कि यहाँ इवन होटल्स में भी है। यस, तो यहाँ आई थिंक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लाएगी, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये स्टॉक ऐसा नहीं कि रातों रात भागने वाले हैं, इट विल गिव यू इनफ टाइम। लेकिन एक आध वीक में अगर कुछ रूलिंग आ जाती है आई थिंक, तो फिर पता चलेगा। अदरवाइज अभी तो ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए। ओके, ठीक है, तो वेट एंड वॉच रखना चाहिए। जिनके पास हैं ठीक है, उनको अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखनी है, लेकिन अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं इन इंश्योरेंस कंपनियों में तो थोड़ा आपको वेट कर लेना चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी आने दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो सिचुएशन इनके लिए दिक्कत वाली या फिर इनके मार्जिन्स पर प्रेशर वाली ही नज़र आ रही है। भारत फोर्ज सर, कल हमने देखा था डिफेंस शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। डिफेंस आई थिंक सबसे ज़्यादा गिरने वाला इंडेक्स था। एक तो डिफेंस स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिएगा, और भारत फोर्ज को लेकर सर एक अपडेट आया है कि इनकी एक सब्सिडरी है अग्नि अस्त्र, इसने आंध्र प्रदेश में 950 एकड़ ज़मीन खरीदी है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स सेटअप करने के लिए ये जो ज़मीन है उसको खरीदा गया है। तो भारत फोर्ज में वैसे आप अगर लेवल्स देखें मिसर, तो हायर लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिल चुका है। यूएस वाला इम्पैक्ट भी है इनके ऊपर, और उसके साथ साथ जो करेक्शन हुआ है उसके बाद क्या अब ये जो खबर आई है उसके दम पर कुछ खरीदारी बन सकती है स्टॉक में? भारत फोर्ज जो जिस तरह से अपटिक आया था पहले भी, तो वो मेनली वही था कि डिफेंस के एंड से, डिफेंस में ऑफ कोर्स ना ओवरऑल आप देखो तो अच्छी खासी गिरावट आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो रिजल्ट्स आए थे इतने खास नहीं थे। इवन भारत फोर्ज का रिजल्ट भी अगर आप देखो तो कहते हैं ना एवरेज रिजल्ट था, ऐसा कुछ खास नहीं था। लेकिन भारत फोर्ज में वही है कि अभी वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक अच्छी बात है। अभी देखना पड़ेगा किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। भारत फोर्ज ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या होता है ना, मिक्स है। थोड़ा ऑटो एंसिलरी भी इसमें मिस है, फोर्जिंग भी मिस है और डिफेंस भी मिस है, तो थोड़ा आप कहते हैं ना सेग्रीगेशन में इश्यू होता है। और ओवरऑल आप देखो तो यूएसए पे 25% है। अब देखो वो जो टैरिफ का इशू आ रहा है वो यहाँ भी आ रहा है, ऑलमोस्ट उनका जो कहते हैं ना एक्सपोर्ट 25% है, यूरोप में 35% है। तो वहां भी एक इनके लिए एक प्रॉब्लम रहा है जब से ये टैरिफ का मामला है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर किसी के पास ये स्टॉक है, ऑफकोर्स ये स्टॉक काफी गिरी जगह है 38%, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर यहाँ से और यहाँ से और थोड़ा और 5-10% नीचे मिले तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो। स्टॉक अच्छा है, इनका जो पोर्टफोलियो वो भी अच्छा है, लेकिन टाइम लगेगा, आपको थोड़ा लंबा टेन्योर है तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है रातों रात भागेगा। लेकिन हाँ, एक एक अच्छे लेवल पे आ रहा है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट टिकिंग आउट, और जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। और ओवरऑल डिफेंस को लेकर क्या व्यू है सर? डिफेंस तो ओवरऑल अच्छा ही है, देखिए वो तो मेगा ट्रेंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब वहाँ डिफेंस में आपको इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना ही चाहिए, लेकिन वही है कि आपको वैल्यूएशन देखा कीजिए, क्योंकि क्या है कि काफी इस बार जो रिजल्ट आए डिफेंस में, सभी के मैंने रिजल्ट देखे तो काफी सीजनलिटी है। एग्जीक्यूशन है ना, वो क्वार्टर टू क्वार्टर सेम नहीं रहता, कभी कुछ क्वार्टर में सडनली बड़ा सेल्स बुक हो जाता है, कभी में बहुत कम होता है। तो और थोड़े पुराने पीएनएल के भी, जैसे मैजागॉन में भी एक कुछ 500 करोड़ का उन्होंने एक राइट ऑफ किया है। तो काफी सारे स्टॉक्स में मैंने देखा है कि ना वल्नरेबिलिटी है इन वॉट ऑफ, कह सकते हैं कि क्वार्टरली रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। तो यहाँ किसी को भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि इनके पास ऑर्डर बुक बड़े है, अगर देखो तो मोस्टली 4 से 5 गुना ऑर्डर बुक है, लेकिन कैपेसिटी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है और वो एग्जीक्यूशन में भी टाइम लग रहा है।
करेक्ट। तो आगे जाके भी रहेंगे ऑर्डर, लेकिन एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है वो देखना है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स में खास करके HL है, BEL है, ये कुछ स्टॉक्स है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो वो हर लेवल पे आप बाय कीजिए, बाय ऑन डिप्स रखिए। इसमें डिफेंस अच्छा सेक्टर है, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन एंड देख के आप कीजिए। HL BL में मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए मैंने उनका नाम दिया है। ठीक है, HAL और BEL लंबी अवधि का आप नज़रें रखिए, और हर गिरावट पर अगर आप लंबी अवधि का व्यू लेके चल सकते हैं तो हर गिरावट पर इन दोनों शेयरों में आप निवेश करके चल सकते हैं। और भारत फोर्ज की जहाँ तक बात है तो 5 से 10% और अगर गिरावट होती है तो धीरे धीरे यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। NTPC को लेकर आपकी व्यू दीजिए सर। एक खबर आई है आज की, इनका एक तांडा थर्मल पावर स्टेशन था स्टेज 1 उसका, वहाँ पे इन्होंने कामकाज बंद कर दिया है। 1 सितंबर से इस प्लांट को पूरी तरह से परमानेंटली बंद कर दिया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की मंजूरी आने के बाद ये कदम उठाया गया है। NTPC ओवरऑल सर पावर सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, और अगर लीडर को साथ आप जाना चाहेंगे या कोई और प्ले आपको पसंद है? देखिए, NTPC की बात करूँ तो ऑफ कोर्स वो एक लीडर ही है एक तरह से। और पावर सेक्टर काफी टाइम से थोड़ा ठंडा रहा है, कुछ महीनों से। और जब से वो समर जल्दी खत्म हो गई ना, तो एक तरह से उनको भी इम्पैक्ट आया था। लेकिन NTPC के देखिए, उसका वैल्यूएशन देखो ना, तो मुझे तो बहुत ही ना, वैल्यूएशन पॉइंट बहुत ही अच्छा है। आई थिंक वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। और अगर आप देखें तो उनके पास जो भी ऑर्डर बुक है वो बहुत ही काफी बड़े ऑर्डर बुक है। और अदर ग्रीन एनर्जी हो या थर्मल एनर्जी, कुछ भी हो, आपको ये ट्रांसमिशन के लिए आपको चाहिए, करेक्ट। तो एट द एंड ऑफ द डे थर्मल पावर में भी अगर आप देखो, धीरे धीरे वो लोग भी अपना ग्रीन एनर्जी का अलग से सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो NTPC ग्रीन अलग हो गया, तो वो एक अच्छा हुआ है क्योंकि उसका वैल्यूएशन हाई है। लेकिन NTPC थर्मल में अगर आप मैं बात करूं, क्योंकि वो लीडर है, आई थिंक यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अपटिक आएगा। लेकिन ये स्लो मूविंग है, ये ऐसा आप मत समझो कि तुरंत भागेगा। आई थिंक ये, लेकिन एक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ये वैल्यू स्टॉक है, डिविडेंड भी अच्छा खासा दे देता है। तो आई थिंक उस तरह से अगर आप देख रहे हो तो वन शुड होल्ड इट। लेकिन अगर आपको और नया फ्रेश बाई करना है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक टाटा पावर इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, ओके। और सर अगर ठीक है, आपने कहा कि NTPC के मुकाबले टाटा पावर आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर NTPC और NTPC ग्रीन में से किसी को चुनना हो तो क्या बेटर है? NTPC NTPC ग्रीन बहुत ही हाई वैल्यूएशन है, बहुत ही हाई है। कब एग्जीक्यूशन होगा पता नहीं। और पहली बार मैंने देखा कि NTPC यानी कोई PSU कंपनी का इतने हाई वैल्यूएशन में IPO आया, बहुत ही जबरदस्त हाई वैल्यूएशन में आया। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे चूज करना पड़े NTPC ग्रीन में, आई गो फॉर NTPC वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा सर, ये जो GST को लेकर अनाउंसमेंट्स हुए हैं ना, अब उसके बाद कुछ कुछ क्लैरिटी, कुछ डिटेल्स और कुछ GST काउंसिल की ओर से भी अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ सफाई आ रही है, जैसे जैसा सवाल पूछे गए हैं या फिर कुछ क्लैरिटी मांगी गई है। एक तो सर कल मारुति सुजुकी जो कि ऑटो लीडर है, RC भार्गव साहब जो कि चेयरमैन है कंपनी के, उनकी ओर से कमेंट आए हैं कि जो GST कट हुआ है उससे एक तो जो एंट्री लेवल गाड़ियों की बिक्री है ना, उसमें एक रिवाइवल देखने को मिलेगा, शार्प रिवाइवल देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्ट वर्ड थे उनके। और एंट्री लेवल गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो 8.5 से 9% के आसपास कम हो सकती है। आई थिंक एक क्रिसिल की रिपोर्ट भी थी, क्रिसिल इंटेलिजेंस ने भी यही कहा है कि जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो शायद 8.5% के आसपास से कम हो सकती है। और इतना ही RC भार्गव साहब ने भी कहा है। तो सर ये वैसे एक्सपेक्टेड था कि 10% का GST कट हुआ, और उसके साथ साथ जो बाकी ऑटो पार्ट्स पर भी ड्यूटी कम हुई है, GST कम होगा, तो शायद उसको भी कंपनियां पास ऑन कर देंगी। तो एक्सपेक्टेशन तो ये बिल्ड ऑन होने लगी है कि 10 नहीं 12-15% तक भी गाड़ियों की कीमतों में कमी हो सकती है। अगर ये सर 8.5 से 9% पर ही रिस्ट्रिक्ट हो गई तो निराशा तो नहीं हो जाएगी कहीं? ऑफ कोर्स ना, जिस तरह से गवर्नमेंट की कमेंट हुई, गवर्नमेंट को पूछा भी गया था कि कोई एंटी प्रॉफिटरिंग का आप कोई रूल नहीं ला रहे हो ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वी हैव अ फुल कॉन्फिडेंस ऑन द इंडस्ट्री के दे विल पास ऑन। तो देखो, ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी आई थिंक वो पास ऑन करेगी। और क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे वॉचडॉग तो गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने मुहिम छेड़ा है, तो उसको वेस्ट तो नहीं जाने देंगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक सभी करेंगे। तो आपने जैसे बोला, शायद अगर ऑटो एंसिलरी का भी हम लोग मिला दे तो आई थिंक अच्छा खासा ड्रॉप आएगा, तो वो एक तरह से अच्छा ही होगा। तो मुझे तो अभी आशा है कि पूरा पास ऑन हो जाएगा। और जिस तरह से भागवत साहब ने बोला है, तो आई थिंक ये जो फेस्टिवल सीजन है तो वो तो ऑफकोर्स अच्छी लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक काफी भाग चुके हैं, तो वो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखना पड़ेगा हमको कि किस लेवल पे एंटर करना है, क्योंकि मारुति भी जबरदस्त भाग गया है। आई थिंक 1200 से 14,000 के ऊपर भाग गया है। तो वही है कि वैल्यूएशन ऑलरेडी सबके स्ट्रेच्ड है। तो नई पोजीशन के लिए ना आपको थोड़ा वेट करे, या ये 22 सितंबर तक थोड़ा ड्रॉप आए तो देन यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग।
ठीक है। जैसा मैंने आपसे सर एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन के मामले में पूछा था ना, वही सवाल मैं फिर आपके सामने रखता हूँ। ऑटो, अब जब आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका है, तो ऑटो बेटर है या फिर ऑटो एंसिलरी? कोई पिक्स आपकी सर ऑटो एंसिलरी स्पेस से जो आपको पसंद हो? जी, अगर मुझे प्रेफरेंस दिया जाए, मैं हमेशा ऑटो में ही जाऊंगा, ऑटोमोबाइल्स पे ही जाऊंगा, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड होता है। वो फर्स्ट हैंड जब पहले बाइंग आएगी ऑटो में आएगी, बाद में एंसिलरी में आएगी। और मेरी काफी टाइम से मेरी जो पिक रही है वो है टीवीएस मोटर और एमएनएम थी, जो अभी भी बहुत अच्छे चल ही रहे, क्योंकि एक रीजन है कि लीडर्स है और मैं हमेशा लीडर पे मानता हूँ। क्योंकि आप देखिए टीवीएस मोटर टू व्हीलर्स में बात करें तो ना, जिस तरह से उन्होंने ईवी में लीडरशिप बताई है, जिस तरह से आप देखो ईयर ऑन ईयर जिस तरह ग्रोथ बताया, उनके जो मॉडल्स है ईवी के बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। करेक्ट, तो वो है एक स्टॉक है। और एमएनएम भी अगर कल आप देखो 6-7% बढ़ा है, उसका रीजन जैसे आपने पहले भी बताया। और ऊपर से वो जो हायर लेवल का जो 40% वाला सेगमेंट है, वहां भी एक कैप आ गया है 40%। यानी पहले क्या था, 28% प्लस सेस मिला के 45% 50% चला जाता था। अभी वो कैप हो गया 40%। तो इनकी जो महंगी कार है उसमें वो 40% कैप हो गया, तो वो भी उनको 10% से कहते हैं ना प्राइस रिड्यूस हो गई। तो एमएनएम एक दूसरा है। अगर और एक सेकंड अगर आप गिनो तो टू व्हीलर्स में मेरा हीरो होंडा मोटर्स, और यहाँ पे अगर आप बात करें तो मेरे हिसाब से मारुति रहेगी। ओके, तो मारुति में सर मतलब अभी भी अपसाइड है, मतलब इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है जितना आपको रनअप हो चुका है, जैसे आपने भी राइटली पॉइंट आउट आपको किया? हाँ, सभी स्टॉक्स का मैंने मेरे फेवरेट बोले, लेकिन इस लेवल पे बाय करना उचित नहीं है। आई थिंक वन हैज टू वेट फॉर द करेक्शन, बट दिस आर द स्टॉक जो मैंने चार बोले। एवरी डीप नो आपको बाय करना चाहिए। थोड़ा मीनिंगफुल डीप आता है ना, आई थिंक वन शुड बाय, क्योंकि एक आएगा शायद, जिस तरह से अभी मार्केट है। और अगर नहीं आता है तो बस वही है कि तेजी बढ़कर है, लेकिन डीप में ये चारों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ऑटो शेयरों में आपको फोर व्हीलर्स में एम और मारुति, और टू व्हीलर्स में आप कह रहे हैं कि टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प, चारों में ही लोअर लेवल्स पर डिप्स पर अगर आपको मिले तो ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। तो अभी भी ऑटो एंसिलरी के मुकाबले ऑटो शेयर ज़्यादा पसंद है तपन जी को, और वो कह रहे हैं कि डिप्स का वेट कीजिए, थोड़ी गिरावट होने दीजिए, क्योंकि रनअप बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो पसंद यही चार स्टॉक हैं फोर व्हीलर और टू व्हीलर में। थोड़ा नीचे मिले तो आप गिरावट पर खरीदारी करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सर, ये जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, ज़रा इनके ऊपर आपकी राय दीजिए। अब जो अपडेट्स आ रहे हैं इन बिटवीन द लाइंस अगर पढ़ें या फिर जो क्लैरिटी मांगी गई उसके हिसाब से देखें, तो फूड डिलीवरी कंपनीज के ऊपर माना जा रहा है कि एक एनुअल 180 से 200 करोड़ रुपए के आसपास का एक अतिरिक्त बोझ आता हुआ दिख सकता है। और ये बोझ इसलिए आएगा क्योंकि डिलीवरी वर्कर्स जो कि अभी तक जीएसटी के एम्बिट से बाहर थे, उसके दायरे से बाहर रखा गया था इनको, अब वो भी इस दायरे में आते हुए दिखे, तो उनके ऊपर भी जीएसटी 18% की दर से लागू होती हुई दिखेगी। तो जो सर्विस इनके डिलीवरी वर्कर्स दे रहे हैं, उस सर्विस के ऊपर भी चार्ज लगेगा 18% का। अब ये नया अपडेट निकल के सामने आया है सर, ये जो कहते हैं ना कि मिनट्स ऑफ मीटिंग निकल के आए हैं या फिर क्लैरिटी आई है, उसमें ये निकल के सामने आया है। तो आज फिर सर स्विगी और एटर्नल, इनमें तो प्रेशर देखने को मिलेगा। संदीप जी, वही सही, ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी, आप जैसे पहली मैंने भी अभी सुना। क्योंकि वो ये फाइन प्रिंट पढ़ते फिर काफी सारी चीजें बाहर आती है। तो यह देखो, अगर ये 18% का जीएसटी मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सेट ऑफ भी कर पाएंगे। और ऊपर से लेकिन ये लोग प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखो तो लास्ट टाइम जोमेटो ने भी आई थिंक 20% से अपनी प्राइसिंग बढ़ाई है, इवन स्विगी ने भी बढ़ाई है। तो ये लोग तो प्राइस हाइक कर देंगे और इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मुझे इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं अगर वो क्रेडिट ले लेते हैं तो उनको इतना बड़ा इश्यूज नहीं आएंगे। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक में जिस तरह से नो कहते हैं बुल रन चल रहा है, वो शायद क्योंकि जो भी एफआईआई है या जो जो पी प्लेयर्स है वो इन दो स्टॉक्स में ही जा रहे हैं, और खास करके इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक्स। तो आई थिंक इसमें मुझे ज्यादा अगर गिरता है तो एक तरह से नो आई थिंक अपॉर्चुनिटी होगी किसी को बाई करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग प्राइसिंग से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट अगर हम देखें सर, जहां पर आज कुछ ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो सर ये जो हम बातचीत कर भी रहे थे, एचडीएफसी लाइफ, इसके ऊपर एक दो रिपोर्ट्स आई हैं, और उसके साथ साथ कुछ आई थिंक रिलायंस के ऊपर भी आज एक रिपोर्ट आई है जिसका इम्पैक्ट आज पॉजिटिव साइड पर दिखेगा। जेफरीज ने ओवरवेट की रेटिंग मेंटेन की है, 1670 रुपये का टारगेट प्राइस बताया है सर। एक तो O2C बिजनेस को लेकर कुछ अपडेट्स इन्होंने दिए हैं, और जियो का जो आईपीओ है उससे उसको लेकर भी इस रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। तो अभी सर 1360 के आसपास रिलायंस चल रहा है, 1670 तक अगर यहाँ से जाना है, 300 रुपये के आसपास की और अपसाइड का मतलब ये हो गया कि यहाँ से करीब 20-25% के आसपास का अपसाइड। आप भी इत्तेफाक रखते हैं सर इससे?
जी बिल्कुल संदीप जी, अगर ये स्टॉक देखो ना तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है ना। 1360 के आसपास तो स्टॉक बहुत अच्छे तरह से ना वैल्यू मनी है। क्योंकि जून में बात करें कि जियो का आईपीओ आएगा, और चलो मान लेते हैं आ जाएगा, तो सही में एक अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग होगा। आपने पहले भी देखा है जियो फाइनेंशियल एक बार लिस्ट अलग से हुआ है, बाद में वो बढ़ा ही है, और रिलायंस भी बढ़ा था बाद में। तो मेरे हिसाब से जियो एक बार अनलिस्ट लिस्ट होगा, फिर आई थिंक रिलायंस रिटेल की बारी है, जो शायद नेक्स्ट अगर ये जून तक लिस्ट हो जाए तो ईयर एंड तक शायद रिटेल या नेक्स्ट शायद वो हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू अनलॉकिंग रिलायंस में बड़ी चीज है, और वो मार्केट भी वही देख रहा है। और क्योंकि जो वैल्यूएशन जो ग्रे मार्केट में चले वो बहुत ही बड़े चले, दोनों जियो और रिलायंस रिटेल के, तो मेरे हिसाब से ये एक बड़े ट्रिगर पॉइंट है जिसके लिए अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। रही बात वैल्यूएशन की, आई थिंक कंफर्टेबल वैल्यूएशन है, इतना महंगा नहीं है। जो इनका वीकर सेगमेंट था वो है O2C का, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे, तो ऑफकोर्स उनको प्रॉब्लम हो रहा है। रशिया का जो ऑयल सस्ते में मिल रहा था वहां भी अभी नहीं मिल रहा है, तो वो एक है। लेकिन क्या होता है कि उसको काफी हद तक जियो कॉम्पनसेट करे। जियो एक तरह की ग्रोथ इंजिन है, और आगे जाके भी मिनिमम मुझे लग रहा है 10 से 15% प्राइसेस हाइक होंगे। तो आरपू में बहुत फर्क फर्क पड़ने वाला है। इवन अगर आप बात करें रिलायंस ग्रीन की, ग्रीन एनर्जी की, तो वो 2026 में ना काफी अपने प्लान्स कमीशन कर रहा है। तो एक दो साल में उनका भी एक एग्जीक्यूशन आ जाएगा, तो उसमें से भी कुछ हमें देखेगा एक्टिविटी। तो ये सब फैक्टर देखे, प्लस जो उनका डिज्नी जियो हॉटस्टार का जो कोलैबोरेशन है, ओके, वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, लीडर हो गए। तो आई थिंक ये सभी सेगमेंट ऐसे सेगमेंट है कि जो फ्यूचर अच्छा होल्ड करते हैं, अदर देन O2C। बट मैं काफी पॉजिटिव हूँ, तो इस लेवल पे या तो कोई भी डीप पे आई थिंक रिलायंस आपको अगर 2 साल के रख पाओ, ये मुझे लग रहा है अच्छा रिटर्न देगा आपको। ठीक है, 2 साल का नज़रिए रखें तो इन लेवल्स पर भी खरीदारी जरूर की जा सकती है अभी सर, या फिर डिप्स पर कह रहे हैं? नहीं, अभी ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लें, अगर डिप्स मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। 2 साल का कम से कम आप व्यू लेकर चलें, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़े आप मूव बनते हुए नजर आ सकते हैं। इस बीच सर एक मॉर्गन स्टैनली की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, ये जो हमने बात करी ना अभी स्विगी और इटरनल के ऊपर, आप कह रहे थे आपको भी नहीं पता है सर, ये इनफैक्ट ना ई कॉमर्स डिलीवरी को लेकर जो 18% जीएसटी रेट है ना वो एप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा। और इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ने इसका बाइफर्गेशन भी दे दिया कि कितना इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। जहाँ तक जोमेटो की बात है सर, 2 रुपये पर ऑर्डर का जो इम्पैक्ट है वो इनके नंबर्स में आता हुआ दिखेगा। और स्विगी की जहाँ तक बात है, तो जोमेटो के ऊपर तो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, और स्विगी की भी जहाँ तक बात है, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है ना वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2 रुपये 60 पैसे प्रति ऑर्डर के हिसाब से है, FY25 के नंबर्स के हिसाब से उन्होंने बोला है। और स्विगी इंस्टामार्ट, क्योंकि इनका कंपोनेंट ऑफ डिलीवरी फी ये कह रहे हैं कि छोटा है काफ़ी ज़्यादा, तो इनके कैलकुलेशन के हिसाब से स्विगी इंस्टामार्ट पर ये 4 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से बैठता है। तो पोटेंशियल इम्पैक्ट वो ये कह रहे हैं कि FY25 के नंबर्स के हिसाब से देखें तो करीब ₹0.8 पर ऑर्डर के हिसाब से है। तो दोनों कंपनियों के ऊपर सर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 180-200 करोड़ के आसपास का कैलकुलेशन है जो कि इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इनका ऑर्डर साइज़ इतना बड़ा है सर कि कुछ ज़्यादा नंबर्स बड़े नहीं दिख रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनली की ने तो इसको कैलकुलेट भी करके बता दिया है सर। तो इफ़ एट ऑल कोई अगर डिप आता भी है, नीजक रिएक्शन आता भी है, तो फिर क्या राय होनी चाहिए सर इन दोनों स्टॉक्स पर? संदीप, जैसे मैंने बोला ना कि ये इनके पास अभी प्राइसिंग पावर है जो पहले नहीं थी। अगर दोनों आप देखो तो प्राइस धीरे हर 6 महीने में मैं देख रहा हूँ कि प्राइसिंग बढ़ा रहे, तो आई थिंक ये सब आई थिंक सेटल हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो अगर डीप आ रहा है तो आप थोड़ा बाई कर सकते हैं 100%। हम्म, ठीक है, ओके। तो नीचे डिप्स पे मिलते हैं तो इन स्टॉक्स में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए एक बार दिखाइए ज़रा प्री ओपन में मार्केट कहाँ सेटल होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। मुझे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 24,816 के हैं। 82 पॉइंट की बढ़त के साथ यहाँ पर निफ्टी में जो शुरुआत है वो बनती हुई दिख सकती है। तो 60 पॉइंट के आसपास की बढ़त तो गिफ्ट निफ्टी में भी दिख रही थी, और आप देखिए उतनी ही बढ़त के साथ कारोबार की जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी। 82 पॉइंट से ज़्यादा के गेंस आपको निफ्टी पे नजर आएंगे। 275 पॉइंट की बढ़त आपको सेंसेक्स में दिखेगी। ऑलमोस्ट 81,000 के आसपास का लेवल है जो कि आपको सेंसेक्स पर फिलहाल दिखेगा। और बैंक निफ्टी भी की जहाँ तक बात है तो 100 अंकों से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। 54,200 का लेवल फिलहाल आपको निफ्टी बैंक में शुरुआती टिक्स के हिसाब से नजर आएगा। तो आज अच्छी शुरुआत हुई है, जितना गैप अप एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा अच्छे गेंस के साथ इंडियन मार्केट्स में शुरुआत हुई है। वैसा ही रुझान देखा है जैसा हमने कल भी देखा था। जीएसटी के जो फैसले आए थे जीएसटी काउंसिल के, उसके बाद हमने एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देखी थी, उसके बाद मार्केट टिक नहीं पाया था। आई होप कि आज टिक जाएं, और आज तो इनफैक्ट डर इस बात का भी है कि 2 दिन का वीकेंड हमारे सामने है।
तो तपन सर, ये बाजार खुला तो ऊपर है, पॉजिटिव साइड पर 24,800 के ऊपर की ओपनिंग हुई है। कितनी लाइक्लीहुड है सर कि आज हम बने रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे और तेजी लेकर जाएंगे आज क्लोजिंग के हिसाब से भी? देखिए, कल जिस तरह का ड्रॉप आया ना, तो आज थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि कल अनएक्सपेक्टेडली काफी बड़ा ड्रॉप था और आज जैसे आप बोल रहे कि काफी फाइन प्रिंट आ गई है, काफी क्लैरिफिकेशन आएंगे इंश्योरेंस कंपनी के एंड से, और जहां जहां वो आईटीसी का प्रॉब्लम आ रहा है वहां भी क्लैरिफिकेशन आएंगे, तो उसके वजह से भी उन सब स्टॉक्स में थोड़ी आई थिंक पॉजिटिव साइड दिखेंगे, अगर ऑफ कोर्स ना पॉजिटिव खबरें आई तो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अभी यहाँ से मार्केट सेटल डाउन होगा। देखो, मार्केट में इतनी खराब न्यूज नहीं है, मार्केट में काफी पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन इतने बड़े ट्रिगर भी नहीं है कि मार्केट भाग रहा है। सो आई थिंक ये यही रेंज में घूमेगा, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, और जो काफी टाइम से घूम रहा है। आप देखिए कि एक साल से तो हम लोग एक ही रेंज में घूम रहे हैं। मैं थोड़ा 1000 पॉइंट की मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, तो इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो जीएसटी कट है, आई थिंक एज ए इन्वेस्टर ना, आपको ये 2-3 दिन में टाइम भी मिलेगा, तो थोड़ा फाइन प्रिंट पढ़ना चाहिए और कहाँ ज्यादा बेनिफिट आ रहे हैं। आई थिंक वैसे सब स्टॉक्स को टारगेट रखो, और जैसे अगर कोई डीप आता है ना, तो आई थिंक बाई करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर आप एक साल का व्यू लेते हो, 2-3-4 क्वार्टर का, आई थिंक ये जीएसटी का जो भी रिफॉर्म्स है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक रेंज बाउंड है। शॉर्ट टर्म के लिए भले ही थोड़ा टाइम लगेगा इसका इम्पैक्ट आने में, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है जो जीएसटी के रिफॉर्म्स होते हुए दिखे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो बाजार की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा मूव है जो कि सरकार की ओर से लिया गया है। चलिए, जोमेटो दिखाइए, स्विगी दिखाइए, एचडीएफसी लाइव दिखाइए, जो अपडेट्स आए हैं, जो फाइन प्रिंट्स आए हैं, मारुति का स्टॉक भी दिखाइए कैसे रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। जो फाइन प्रिंट्स आए हैं, जो डिटेल्स आई हैं उसके हिसाब से एटर्नल आप देखिए, कोई ज़्यादा असर नहीं मिला दिख रहा है। जो डिलीवरी वर्कर्स को भी जीएसटी के एम्बिट में लाया है, उसकी वजह से 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। और स्विगी में भी आप देखिए 1/4% के आसपास की गेंस ही देखने को मिला है। तो कुछ उठापटक ज़रूर है शुरुआती कुछ मिनटों में हमने जो देखी है, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे नीजक रिएक्शन नीचे की ओर नहीं देखने को मिला। एचडीएफसी लाइव दिखाइए, जिन्होंने बोल दिया है पहली बार, एचडीएफसी लाइव दिखाइए जिन्होंने पहली बार बोल दिया है आंखें सामने कि ये जो नया रेट स्ट्रक्चर है जीएसटी का, उसको 22 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। इस कंसर्न के बीच में कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो इनके लिए काफ़ी बड़ा पेन पॉइंट हो सकता है मार्जिन के लिहाज से। %0.5 ये ऊपर है। एक बार निवा बूपा भी दिखाइए, कल जहां पे हमने 91 93 से लेकर 82 रुपये तक का फॉल भी बनता हुआ देखा था, आज यहां पर करीब 0.25% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत होती हुई दिखी है। इसके अलावा आप देखिए वन मोबीक्विक सिस्टम्स, मोबीक्विक का एक बार स्टॉक दिखाइए, यहाँ पर भी 2.5% के आसपास के गेंस बनते हुए दिख रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक में हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास का फॉल है। सर, ओला इलेक्ट्रिक में ज़रा आपका मुझे राय भी दीजिएगा। जिस तरह का रनअप स्टॉक में देखने को मिला और कल जिस तरह का फॉल आया, उसमें कुछ लोग इसको जीएसटी से भी जोड़ रहे थे कि जो 350 सीसी के नीचे की बाइक्स या फिर टू व्हीलर्स हैं उनके ऊपर जीएसटी कम हुआ तो उस वजह से स्टॉक गिरता हुआ दिखा है। लेकिन कल एक डिटेल ये भी आई कि सॉफ्ट बैंक की ओर से कुछ 2-2.25% के आसपास की हिस्सेदारी कम की गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि शायद आई थिंक जुलाई से लेकर 2 सितंबर के बीच का डेटा था। 15 या 16 जुलाई से लेकर उन्होंने सारा स्टेक बेचा है। क्योंकि उनका हिस्सा 2% से ज़्यादा हो गया जो बेचा है उन्होंने, तो एज अ सेबी रूल उनको ये डिस्क्लोज करना पड़ा स्टॉक एक्सचेंजेस को, जिसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक पर देखा कल। और आज भी देखिए तो शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई है। सर, ओला इलेक्ट्रिक में आपका व्यू क्या है जिस तरह का रनअप हुआ है उसके बाद? देखिए, ओला इलेक्ट्रिक क्यों भागा था, क्योंकि उनकी जो गाइडेंस थी वो बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी थी, और बोल रहे थे कि हम लोग काफी हद तक यहाँ से काफी रेवेन्यू जंप होगा। लेकिन देखो, मैं सच बोलूँ तो उनके सीईओ ने ये बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार बात की है। तो वही है कि थोड़ा ट्रस्ट इशू आता है। ऑफकोर्स ये स्टॉक इतना गिर गया था, 40 पे था, फिर 50% बढ़ गया, तो क्योंकि इतने अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे थे। लेकिन अभी 60-62 में अभी क्या हो रहा है कि ये जैसे जैसे बात की कि जीएसटी कट हर जगह आया है, तो इनका ही पास तो 5% लगा हुआ है, और बाकी सब में भी अभी नीचे आ रहे हैं, तो उनके जो कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग थोड़ी कम हुई है, तो वो है। और अगर आप देखो तो उनकी कंपटीशन में भी अगर आप देखो तो टीवीएस और हीरो होंडा भी काफी आगे निकल चुके हैं। इवन एथर मोटर्स का जो नंबर्स थे लास्ट हम्म। मंथ के, तो वो ज्यादा बेटर थे कंपेयर टू ओला। तो देखिए, ये पूरी होप स्टोरी में चल रहा है अभी, जैसे कह सकते हैं कि इटर्नल इनिशियली चला था कि प्रॉफिटेबल हो जाएगा, वैसे ये भी चल रहा है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अभी क्योंकि 50% बढ़ गया है, मैं थोड़ा वेट करूंगा कि ना सही में क्या क्वार्टरली रिजल्ट आए, सही क्या नंबर्स में दिख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला था कि हम लोग 4,000 सर्विस सेंटर खोलेंगे, और सर्विस सेंटर में इतने इश्यूज आए थे, तो यहाँ मुझे मैनेजमेंट का थोड़ा इशू लग रहा है। और क्योंकि इतना रनअप हुआ है, तो मैं इस लेवल पे तो एंटर नहीं करूंगा, एंड आई सी द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, फिर ही डिसीजन लेना है। क्योंकि क्या होता है कि एट द एंड नंबर्स
विल टेल यू एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से इसके सामने आई थिंक स्टिल ये अगर आप देखो एथर देख लो या टीवीएस, हीरो या बजाज, दे आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो भी बहुत अच्छे कर ले। तो आई थिंक आई विल वेट फॉर ओला टू गेट इन टू इट। और जो फ्रेश जी जिनके पास पोजीशन है आई थिंक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। आपको पता है कब 10% नीचे जाएगा, कब 20% ऊपर जाएगा। बिल्कुल, जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस लगा के चलें, और जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं थोड़ा वेट कर लें, नीचे आने दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस बीच एसकेएफ इंडिया ये स्टॉक दिखाइए, ये भी 5.5% ऊपर है आज के सेशन में। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आरबीएल बैंक, हालांकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एफएनओ बैन में है, आरबीएल बैंक में भी हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे गेंस के साथ 3% की मजबूती के साथ आज कारोबार की जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी। श्नाइडर में 2.5% का अपमूव है, अंबर एंटरप्राइजेज 2.5% ऊपर है, गोदरेज एग्रोवेट में भी 2-2.25% के आसपास का अपमूव है, और मैक्स फाइनेंशियल ये स्टॉक आप देखिए करीब 2-2.25% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सर आरबीएल बैंक पे मैं आपके व्यू चाहता हूँ, क्योंकि 3% के आसपास का अपमूव इसमें बनता हुआ दिख रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ पर 350 रुपये तक के टारगेट्स भी प्रोजेक्ट कर रही हैं। सर क्या मान के चलें कि आरबीएल बैंक के लिए जो बुरा दौर था, जो कमजोरी का फेज था, वो खत्म हो चुका है? ये आरबीएल बैंक ऑफ कोर्स ना काफी बुरा दौर रहा है, और कह सकते हैं ना कि परफॉर्म ही नहीं किया है कितने सालों से, वहीं के वहीं है, कुछ रिटर्न भी नहीं दिया खास। ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। अगर हमने मैं प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ एंड ऑल दैट, तो उतना कुछ खास नहीं आ रहा है। और उनका भी जो इश्यूज थे, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में भी बड़े इश्यूज रहे, मैनेजमेंट का भी इशू रहा है। तो यहाँ अगर आप देखो कि जिस तरह से रनअप हुआ है ना, अच्छा खासा, अभी लास्ट अगर मैं 6 महीने में भी बात करूँ तो एक अच्छा खासा रनअप, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 40% बढ़ गया है। करेक्ट। और ये एक तरह से कहते हैं कि अभी नो वर्स्ट थिंग इज ओवर। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक अगर आपको लेना भी है ना, आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा 62% डाउन है अपने टॉप से, तो यस थोड़ा निबल कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंस क्वार्टरली रिजल्ट पे बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि इसका भी ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ले, ये आईसीआईसीआई बैंक हो या वैसे स्टॉक्स नहीं है। यहाँ अगर आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो ही चाहिए। स्टेडी रिटर्न के लिए आई थिंक बाकी सब बैंक ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, क्योंकि ये मूवमेंट अच्छा देता है, तो आप थोड़ा यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट ध्यान से देखना है, और जिसके पास है ऑलरेडी स्टॉक आई थिंक बने रहिए। ठीक है, जिनके पास हैं वो ज़रूर बने रहें यहाँ पर, चूँकि हाई बीटा नेचर है तो बाकी बैंकों के मुकाबले अच्छा रुझान यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिख सकता है। इस बीच आपको बता दें कि बैंक निफ्टी में आप जो देख रहे हैं 90-92 पॉइंट के आसपास के गेंस, इसमें सारे ही बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट आज आपको हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। एक तो एचडीएफसी बैंक भले 1/4% आपको ऊपर नजर आएगा, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आज पॉजिटिव साइड पर कारोबार हो रहा है। जो जेफरीज की रिपोर्ट हम मेंशन कर रहे थे 1670 वाली, उसका इंपैक्ट आप देखिए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। तो दो दिग्गज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक, इनकी दिशा ही अपने आप में बाजार की जो दिशा है उसको डिफाइन कर देती है। तो दोनों स्टॉक ऊपर हैं, एक बार रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों दिखा दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बाजार क्यों ज़्यादातर समय पॉजिटिव साइड पे बिता रहा है। हालांकि हायर लेवल से कुछ प्रेशर बना है, 90 पॉइंट के आसपास के गेंस हमने देखे थे, अब केवल 50-55 पॉइंट के आसपास की ही बढ़त आपको फिलहाल निफ्टी में बची हुई नज़र आएगी। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि आज बाजार में हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन किसी भी बड़े स्टॉक में या फिर किसी छोटे स्टॉक में भी ज़्यादा एक्शन नहीं बनता वो दिख रहा है। तो फिर दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं। उनके जो सवाल हम तक पहुँचे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर, एक एक करके। एक तो हमारे सर प्राइम मेंबर हैं शशि भूषण प्रधान जी, वो कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग संदीप जी, कल ये दो सवाल गलती से आपसे छूट गए थे, नाइका और पीएनसी इंफ्रा। तो नाइका सर इनके पास 224 का रखा हुआ है, और पीएनसी इंफ्रा इनके पास है 312 रुपये के रेट पर। शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका सर, स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे दोनों स्टॉक्स पर, अगर आप बता पाएँ। नायका का रिजल्ट भी काफी अच्छा आया, और अगर आप देखो तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना ओवरऑल अच्छा खासा मूवमेंट भी है। इवन दो ये प्लेटफॉर्म स्टॉक है इंटरनेट में, लेकिन इनका रिजल्ट काफी हद तक अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से इनके जो आगे की गाइडेंस भी मैंने सुनी थी, कंपेरेटिवली काफी कंफर्टेबल है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक को ऑफकोर्स रखना चाहिए। 240 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है। अगर नई बाइंग करनी है तो अराउंड 220 टू 230 के बीच में आए तो वो रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक बढ़ है। लेकिन अगर आपके पास आई थिंक बने रहिए। और पीएनसी इंफ्रा की मैं बात करूं तो पीएनसी इंफ्रा भी अगर आप देखो तो ओवरऑल अगर देखो तो ये स्टॉक भी काफी नीचे आ गया था अपने टॉप से। और इनकी इनकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट, लास्ट क्वार्टर में एक बड़ा जंप आया था। एंड ठीक ठाक है, लेकिन रेवेन्यू इतना जंप नहीं हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया, लेकिन रेवेन्यू इतना जंप नहीं आ रहा है।
तो मेरे हिसाब से अगर आपकी फ्रेश बाइंग है तो आप इसको इग्नोर कीजिए। आई थिंक अगर आपको जाना है तो किसी और में जा सकते हैं कंपेरेटिवली। मुझे ये आईआरबी इंफ्रा थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, अगर वहाँ जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। इसके सिवाय अदर लॉन्ग तो फ्रेश बाइंग के लिए नया बोलूँगा, अगर आपके पास है तो वेट कीजिए क्वार्टरली रिजल्ट तक, अगर नहीं आए तो फिर इसमें से निकल जाए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पीएनसी इंफ्रा के मुकाबले आईआरबी इंफ्रा आपको ज़्यादा पसंद है। इनके पास 312 का रखा हुआ है सर। 312 का है तो आई थिंक हाँ, तो वेट कर लीजिए, अगर आपके पास है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। ओके, ठीक है, ऑलरेडी है वेट। तो एक क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए, अदर फ्रेश बाइंग की मैं ना बोलूँ। ठीक है, ओके। गादिया मीता जी सर हमारे एक और प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि वोल्टास की 1460 की कॉल मैंने 27 रुपये 20 पैसे पर बाय की थी, 24 पर आ गई थी, इसलिए मैंने लॉस बुक कर लिया और उसमें से मैं निकल गया। लेकिन क्या फिर से एंट्री कर सकते हैं इसमें, प्लीज़ बताइए। वोल्टास की बात को देखो, आई एम नॉट एन ये डेरिवेटिव्स एक्सपर्ट, लेकिन मैं ओवरऑल फंडामेंटल की बात कर सकता हूँ। तो मुझे वोल्टास में देखो ये स्टॉक ऐसा है कि नो काफी हद तक समर सीजन जो जल्दी खत्म हुई इसलिए काफी इन्वेंट्री हो चुकी थी और इसलिए रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं आए थे। फिर ये जो जीएसटी का रेट कट की बात है, बाद में एक अच्छा खासा हमने देखा कि अपस्विंग आया है। ओके, लेकिन वही है कि अभी भी इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी है और ये फेस्टिवल सीज़न में किस डिस्काउंट रेट पे वो निकालेंगे वो देखना रहेगा। तो और ये सीज़नल बिज़नेस है। सो आई थिंक जो तेज़ी आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ी वीकनेस रहेंगी। अभी क्योंकि ये एफएनओ का क्वेश्चन है तो सर मैं ज़्यादा इसमें बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन ये 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर आई थिंक वेट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग में यहाँ ना बोलूँगा, क्योंकि मुझे देखना है कि किस तरह से इन्वेंट्री को निकालें, क्योंकि इन्वेंट्री बड़ी है। अगर डिस्काउंटिंग में निकली तो इवन दो जीएसटी कट है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नहीं दिखेगा हमें। ओके, ठीक है, परफेक्ट है सर। इस बीच राजन पांडे जी कह रहे हैं कि ट्रांस रेल लाइटिंग में 3% लॉस में हूँ। आई वांट टू ऐड मोर शेयर, प्लीज़ एडवाइज व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस फॉर ऐड मोर शेयर। मतलब और शेयर ये लेना चाहते हैं सर, कह रहे हैं कि ट्रांस रेल लाइटिंग में 3% लॉस है, तो और शेयर अगर मुझे लेने हैं तो कहाँ पर लूँ। ट्रांसलेट लाइटिंग अच्छा स्टॉक है, और एक तरह से अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखे से लेके सब कुछ आई थिंक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, और नो ओवरऑल इनका ऑर्डर बुक भी अच्छा है। और यहाँ से क्योंकि कैपिटल गुड सेक्टर ग्रो होगा जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी, ये स्टॉक छोटा है लेकिन इसलिए उनको वो बेनिफिशियल है ओवरऑल इस कंपनी के लिए। मेरे हिसाब से अगर आपको बाय करना है तो यहाँ से भी मुझे तो लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा है, तो इस लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं। या तो 5-10% अगर थोड़ा और डीप आते हैं तो बाय कीजिए, लेकिन इस लेवल पे आप स्टार्ट कीजिए और बाय ऑन डिप्स रखिए। आई थिंक ये लंबे समय के लिए आप रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है यहाँ से। ओके सर, ये राहुल कुमार जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि एबी कैपिटल और एल&टी फाइनेंस में क्या अभी बाय करना चाहिए। अ, आदित्य बिरला कैपिटल की बात करूँ तो ऑफ कोर्स आपको भी बताइए, स्टॉक्स एएमसी की वजह से अच्छा खासा बढ़ गया था। और नो ओवरऑल अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी भी बात करें तो वो भी एक थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज आ रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक ऐसा है कि अगर आपके पास है तो बने रहे, क्योंकि एएमसी बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा है इनका और आगे जाके भी चलेगा। ब्रोकिंग हाउस में भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आई थिंक आदित्य बिरला कैपिटल है, आई थिंक रख सकते हैं इसमें। फ्रेश बाइंग के लिए अगर आपको करना है तो एचडीएफसी एएमसी भी अच्छी है, अगर वो अगर आप देखना चाहते हो वो भी देख सकते, लेकिन ये इस लेवल पे आप रखिए। और दूसरा कौन सा था एल&टी फाइनेंस। सर? एल&टी फाइनेंस सर। एल&टी फाइनेंस, यस। एल&टी फाइनेंस की मैं अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स एल&टी फाइनेंस नो काफी हद तक बहुत ही तेजी में है, और ऑलमोस्ट नो 230 के आसपास पहुंच गया, और एक तरह की मूवमेंट है ऑलमोस्ट 130 से 100। तो अब देखो ये मुझे ऐसा लग रहा है काफी भाग चुका है, तो यहाँ मैं फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं ना ही बोलूंगा। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में दो राय नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक इस वैल्यूएशन पे एंटर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आई थिंक थोड़ा वेट कर लीजिए। ये अगर 10-15% नीचे आता है देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एडिंग। इस लेवल पे तो ना है। ठीक है, ओके। सर एक बार बीएससी के स्टॉक पर भी आपकी राय दीजिए, ये जो पूरा डिलीवरी वीकली जो एक्सपायरी वाला मूव चेंज हुआ है, इनका थर्सडे से मंगलवार को हो गया एनएसई की जहाँ तक बात है, और बीएससी की जो वीकली एक्सपायरी है वो थर्सडे शिफ्ट होती हुई दिखी है। तो उससे एक बार को तो निजक रिएक्शन नीचे की और स्टॉक में देखने को मिला था, आई थिंक 2100 या उसके नीचे भी गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर से आप देखिए स्टॉक में एक्यूमुलेशन बहुत हैवी है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं
उनका ये फेवरेट स्टॉक है। फिर से देखिए सर 2300 रुपये के आसपास पहुंच गया धीरे धीरे से। जरा एक महीने का चार्ट दिखाइए तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो सर बीएसई पर ये क्या हर डिप पर हर गिरावट पर खरीदारी वाला ही स्टॉक है? देखिए सर लोअर लेवल से कितनी अच्छी खरीदारी इसमें बनती हुई दिखी है। देखिए बीएससी में काफी सारे जो सेबी के रूलिंग्स आते हैं उनका इम्पैक्ट आता है, और एक ये जो नई रूलिंग की बात करें कि वो वीकली एक्सपायरी स्क्रैप कर देंगे, तो वो एक प्रॉब्लम है अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो। इसलिए ये स्टॉक वही बंदा खरीदे जो वॉलेटिलिटी नो को नो बेयर कर पाए, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। लेकिन हाँ, जैसे आपने बोला कि लॉन्ग टर्म एंगल में आई थिंक ये वॉल्यूम बढ़ने वाले हैं। तो बीएससी एक ऐसी कैटेगरी है ना कि हमेशा सेबी के नोटिफिकेशन से 5-10% ऊपर नीचे होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखो तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिटेल इन्वेस्टर और एफआईआई सब लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और बीएससी एनएससी दो ही है। दूसरा एक एनएससी का आईपीओ आएगा, तब भी हमें देखना पड़ेगा कि एनएससी कौन से आईपीओ के वैल्यूएशन पे आ रहा है, तो काफी हद तक वहां पे डिसाइड करेगा। इनके वॉल्यूम में प्रॉब्लम तो आई है, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी अगर देखो स्क्रैप होती है, जो मुझे लग रहा है जिस तरह से सेबी स्टेप्स ले रही है ना, दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीवन। वो चाहते हैं कि जो छोटा इन्वेस्टर हो वो बचे। तो अगर वीकली एक्सपायरी से अगर मंथली एक्सपायरी पे गए तो एक बड़ा शॉकर होगा इनके लिए। तो वहां एक अच्छा खासा ड्रॉप आ सके जो अभी तक आया नहीं। जो ऑप्शंस और उन सब में कर्व हुआ है उसका वॉल्यूम में इम्पेक्ट तो देख ही रही है। तो ये ऐसा स्टॉक है ना कि आपको डीप में बाय करना चाहिए। कभी ना कभी वो 5-10% का डीप देता था और बाय कीजिए, लेकिन 2 साल का फ्रेमवर्क को तभी कीजिए। ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि आपको रातों रात भागेगा, लेकिन 2 साल में अगर मुझे बोलो तो बीएसई आई थिंक यहाँ से काफी ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं सर कि मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो। सॉरी, यहाँ पोर्टफोलियो स्टॉक है ये, हाँ। ठीक है, परफेक्ट है। तो कम से कम अगर आपका 2 साल का नजरिया है, जैसे आपको रिलायंस के केस में भी सर ने कहा कि 2 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आरएल के वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन नज़रिया आपका कम से कम 2 साल का होना चाहिए। सर इसके अलावा आईटीसी पे भी मुझे आपसे बात करनी थी। आईटीसी में कल क्या हुआ सर, वो जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के फैसले आए ना, उसमें इनको सिन गुड्स में डाल दिया गया, 40% इनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो उससे माना जा रहा था कि इनके ऊपर रिएक्शन नेगेटिव साइड पर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत कल स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि आई थिंक सेस हटा दिया गया है। तो वो एक देखा जाए तो इफेक्टिवली इनके लिए जो टैक्स रेट है वो कम होता हुआ दिखेगा। तो कल रिएक्शन पॉजिटिव था सर, लेकिन आज 2% के आसपास की गिरावट है। थोड़ा आप समझा पाएं कि सिगरेट स्टॉक्स के लिए या सिन गुड्स के लिए कैसे समझा जाए जीएसटी के जो ये रिफॉर्म्स किए गए हैं, और ओवरऑल कैसे व्यू लेना चाहिए सिगरेट एज अ स्पेस पर। ये आज मैंने सुबह न्यूज पढ़ी थी कि ये सेस जैसे ही वो खत्म होगा फिर वो और टैक्स लगाएंगे, ऐसी कुछ बात थी सिगरेट्स पे और उस हम्म। पे। तो यहाँ थोड़ी अभी भी एम्बिग्युनिटी है कि क्या करना चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि जो 45-50% लगता था वो 40 पे हम्म। कैप हो गया, इसलिए कल आईटीसी भागा था। लेकिन ये प्रॉब्लम है, देखो ये सिगरेट कंपनीज में आईटीसी का ये सबसे मेजर इशू रहेगा। और आगे जाके भी अपने को पता नहीं बजट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ आपने जीएसटी इतना रैशनलाइज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो सेम गुड्स में और आके कुछ रूलिंग आ गई तो इनको प्रॉब्लम होगी। तो मैं इस स्टॉक से थोड़ा दूरी रहूंगा। आई थिंक ये स्टॉक में अगर सही में अगर वैल्यू अनलॉकिंग होगा, जब पूरा एफएमसीजी बिजनेस अलग ही हो जाएगा, सिगरेट का अलग हो जाएगा ना, तो सिगरेट को अलग से देखा जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बजट आता है और आईटीसी में टेंशन हो जाती है। एक अच्छी बात है कि आईटीसी होटल्स अलग हो गए, वो मुझे अच्छा लग रहा है कंपेयर टू आईटीसी, क्योंकि वहाँ एक पूरा रोड मैप दिख रहा है कि हाँ भाई ग्रोथ है, टू होटल बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ आने भी वाला है। यहाँ ये जो डाइसीनेस है ना कि क्या गवर्नमेंट स्टेप लेगी, तो वो एक प्रॉब्लम है। प्लस एफएमसीजी इनका चल रहा है, लेकिन अभी भी देखो 60-70% रेवेन्यू इनका सिगरेट से आ रहा है। तो वो हमेशा आपके वो कहते हैं ना इन्वेस्टर के दिमाग में रहेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आईटीसी वन कैन अवॉइड, और बाकी सब जो काफी एफएमसीजी स्टॉक्स है जैसे मेरिको है या आप टाटा कंज्यूमर वहां देखें, वहां हमें पता है कि क्या आगे होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आईटीसी अवॉइड रहेगा मेरे एंड से। और जो बाकी सिगरेट स्टॉक्स हैं सर, द लाइक्स ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स एंड ऑल। गोदरे फिलिप्स देखो, गोदरे फिलिप्स पूरा एक ही है, करेक्ट, यही है सिगरेट्स में। तो यस, आई डू एग्री, आईटीसी से ज्यादा गोदरे फिलिप प्रिफरेबल, क्योंकि वहां पता है कि ये है। तो इसमें यहाँ है ना पूरा काफी सारे सेगमेंट एक साथ है और एफएमसीजी, और इसलिए कंफ्यूजन होता है। गोदरे फिलिप आई थिंक उनका बेटर रिजल्ट भी है एंड आई थिंक उनकी ऑपरेशन एफिशिएंसी ज्यादा है। तो यस, इफ यू आस्क मी तो मैं गोदरे फिलिप्स के साथ जाऊंगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो आईटीसी को आप अवॉइड कीजिए। गॉडफ्रे फिलिप्स चूंकि एक प्योर प्ले सिगरेट प्ले है, तो यहाँ पे ज़रूर आप पोजीशंस बना के चल सकते हैं।
एक बार सर वरुण बेवरेजेस का ना एक बार 6 महीने का चार्ट दिखाइए। 6 महीने में सर अगर हम देखें वरुण बेवरेजेस के स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, एक रेंज में ही है, आपको 1 का 1.5% के आसपास का 6 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो सर इसमें देखिए 1% के आसपास का आपको मूव देखने को मिलेगा, यानी कि एक रेंज में चल रहा है। अब इसको आप वाईटीडी कर दीजिए तो आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। वाईटीडी जब आप करेंगे सर देखिए 26% का फॉल आपको नजर आएगा, क्योंकि चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 668 रुपये का इसने हाई टच किया था जो यूफोरिया स्टॉक में एक बार बना था। अब ये स्टॉक आ गया 500 रुपये के भी नीचे, तो 420 रुपये के आसपास का सर 52 वीक लो है और वहाँ से कुछ 60 रुपये ऊपर है। तो इन लेवल्स के आसपास सर जिस तरह की जीएसटी रूलिंग आई है, ये एरेटेड ड्रिंक्स पर जो 40% कर दिया गया है टैक्स को बढ़ाकर, ये इनके लिए कितना नेगेटिव है सर? और एक कोई अगर 1-2 दिन और गिरावट चल जाती है तो क्या वरुण बेवरेजेस अट्रैक्टिव हो जाएगा आपके हिसाब से? सी वॉर्न बेवरेजेस अगर आप देखें ना तो ऑफ कोर्स 40% टैक्स ब्रैकेट में चला गया तो उसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन देखो ये कोल्ड ड्रिंक्स और उसमें हमें भी पता है कि टैक्सेशन हमेशा हाई रहता है। और अगर लेकिन इसका जो मेजर कंसर्न रहा है वो कैंपा कोला से जो कंपटीशन आई ना, उससे कैंपा कोला ने जबरदस्त मार्केट कैप्चर किया है, खास करके 10 रुपए और 20 रुपए के बॉटल में। जो वॉर्न बेवरेजेस भी फाइट दे रही है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि अभी उनका कंपटीशन आ गया ना तो मार्केट उस तरह से देख रहा है। हमेशा कैंपा कोला के रिजल्ट यानी नंबर्स पे बहुत फोकस किया, और रिलायंस बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है कैंपा कोला की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मार्केट इंडिया, और खास करके सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बहुत ही बड़ा मार्केट है। और ऐसा नहीं कि कैंपा कोला एक ही विनर होगा, यहाँ 3-3 विनर भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कैंपा कोला वरुण बेवरेजेस सब यहाँ टिक सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी वैल्यूएशन इतना गिरने के बाद भी अराउंड 57 के आसपास है, तो ठीक है। एफएमसीजी स्टॉक्स में हम लोग या इस तरह के स्टॉक्स में उतना है, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक यहाँ से बहुत डीप नहीं देख रही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई थिंक एज अ इन्वेस्टर आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना चाहिए, लेकिन नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए कि कैंपा कोला के सामने किस तरह से दिख रहा है। लेकिन ये मार्केट बड़ा है तो आई थिंक इनका वॉल्यूम में भी अगर आप देखो 25-30% की आप देखो तो हमेशा रेवेन्यू ग्रोथ है। तो यस, इस लेवल पे तो मैं इसमें अगर चाहो तो मेरा एंड से बाई होगा एंड बाई एट डिप्स होगा, कीपिंग आई ऑन कैंपा कोला नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, कंपटीशन को भी देखते रहिए, लेकिन वरुण बेवरेजेस में वैल्यूएशन के हिसाब से गुंजाइश नज़र आ रही है कि आप थोड़ी खरीदारी जरूर यहाँ पे करके चल सकते हैं। राहुल जी हमारे प्राइम मेंबर है सर, कह रहे हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 121 पे लिया हुआ है, होल्ड कर सकता हूँ क्या मैं? और KRBL सर इनके पास 486 का लिया हुआ है, कह रहे हैं कि क्या करूँ, लॉस बुक कर लूँ या फिर इसको होल्ड करूँ? सी शिपिंग कॉर्पोरेशन अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स इनिशियली वो काफ़ी हद तक बड़ा भी था एंड ऑल दैट ओके। और अगर मैं रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो उनका भी स्टेडी रिजल्ट है काफ़ी हद तक। और शिपिंग पे खास करके गवर्नमेंट फोकस भी करे। अगर आप देखो तो शिप बिल्डिंग पे बजट में भी काफ़ी सारी बातें आई थी कि भाई यहाँ से वो लोग नो प्रोत्साहन देना चाहते हैं ये सेगमेंट को। ओके, तो काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एंड ऑल दैट में भी इनको फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे आई थिंक रुकिए आप। आई थिंक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ठीक ठाक लग रहा है। तो आपके पास है, आई थिंक उनकी नीची प्राइस है तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई थिंक वेट कर सकते हैं आप। और KRBL की मैं बात करूँ तो KRBL का आई थिंक एक्सपोर्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू यूएस, और बासमती राइस प्रोड्यूसर है। और उनका अगर मैं यूएस में भी अगर जियोग्राफिकली देखूँ तो उनका भी अच्छा खासा 20% के आसपास एक्सपोर्ट है। लेकिन वही है कि स्टॉक भी अच्छा खासा चला भी है कुछ से टाइम से। और अगर मैं रिजल्ट्स की भी बात करूँ तो ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है इनका। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ रेवेन्यू में थोड़ा मुझे डीप दिख रहा है आगे जाके भी, क्योंकि ये सब जियो पॉलिटिकल कंसर्न चल रहे हैं ऑल दैट। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक अगर अपने टॉप से भी मैं देखूं कि पॉइंट ऑफ से 30% गिरा हुआ है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ 20 का पी चल रहा है तो इतना महंगा नहीं है, तो इसमें भी बने रही है। आई थिंक क्योंकि 20% है तो लेट्स सी कि कुछ होता है कि नहीं होता है अपना टैरिफ के मामले में, बट आई थिंक अभी बने रहने में मेरी राय रहेगी। ओके, ठीक है सर। एक स्टॉक है रोजल टेक्सिस करके, मैं भी इसको देख ही रहा था, 711 712 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को अगर आप ट्रैक करते हो, आशीष चक्रवर्ती जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास ये 50 शेयर रखे हुए हैं 747 के रेट पर, 747 पर लिया है, 712 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ROSSELL के नाम से रोजल टेक्सिस, TECHSYS, रोजल टेक्सिस 747 पे लिया है सर, 712 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में मुझे अगर आप व्यू दे दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
ये देखो, ये इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और नो काफी हद तक रिपेयर एंड वर्क एंड सप्लाई मैनेजमेंट और उन सब पे है फोकस। अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक काफी भाग चुका है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखो 240 से मार्च से अभी 700 भाग चुका है। 700 यानी बहुत ही भाग चुका है। और लेकिन अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो रिजल्ट भी ऐसा कुछ है नहीं कि सडनली इतना भागे। ओके, रिजल्ट तो इतना कुछ खास आया नहीं था, यानी स्टेडी रिटर्न है, स्टेडी रिजल्ट है। तो ये क्यों भागा है वो मुझे इंटरनल न्यूज नहीं पता है कि क्या है इसमें, वॉल्यूम के साथ भागा है। तो अगर आपके पास है तो प्लीज आप स्टॉप लॉस के साथ रखें, क्योंकि क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, थोड़ा स्पेकुलेशन भी मुझे लग रहा है, तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर पीई देखूँ तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो एक 177 का पीई है। तो उस तरह से तो काफी महंगा स्टॉक है। तो नया नई पोजीशन की तो कोई राय ही नहीं है। अगर आपका पास है तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए, कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो वो ध्यान लगा के चाहे 10-15% अगर नीचे आता है तो निकल जाना, क्योंकि अगर ये डीप होगा तो बहुत जबरदस्त डीप होगा। ओके, ठीक है। तो हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके तो मैंने सारे सवाल ले ही लिए हैं। तो आज हमारे जो नॉर्मल दर्शक हैं, जो प्राइम मेंबर्स नहीं हैं हमारे, उनके भी कुछ सवाल ले लेते हैं। सर, एक ना देव जी हैं हमारे दर्शक, कह रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के 40 शेयर मेरे पास हैं 480 के रेट पर, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? एवरेज करूं या फिर एग्जिट कर दूं? 480 का लिए हुए हैं सर एक्साइड। एक्साइड ऑफ कोर्स काफी, आप देखो तो बीच में दोनों अमर राजा और एक्साइड नो, अगर आप 1 साल पहले की बात करें, बहुत ही जबरदस्त नो, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए थे, 2-3 गुना। बाद में एक तरह से साइडवेज मूवमेंट आ गई है। लेकिन अगर मैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स देखूं, जो नए नए ऑर्डर्स आए तो बहुत ही अच्छे इनके किया, और हुंडई के साथ कोलैबोरेशन है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें ना तो इनका रिजल्ट भी अभी थोड़ा स्टेडी हो रहा है। और ईवी का जिस तरह से पुश है एक्साइड में ने भी, और ने भी काफी हद तक ईवी बैटरीज में काफी हद तक वो आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये स्टॉक ऑलरेडी अपने टॉप से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 33% डाउन है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक आप चांस दीजिए इसको, 1-2 क्वार्टर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। काफी टाइम से मूवमेंट नहीं आई है। तो दोनों, मैं तो एक्साइड और अमर राजा दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक आगे जाके ये जो जीएसटी कट आया है, तो आई थिंक 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में अगर पुश आता है तो इनडायरेक्टली इनको भी पुश मिलेगा। तो आई थिंक बने रहना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, बने रहना चाहिए, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। एक बार ज़रा मूवी क्विक दिखाइए। स्टॉक में देखिए अब बढ़त जो है 7.5% के आसपास की हो चुकी है। लास्ट टाइम आई थिंक 2-3 दिन पहले इसमें 250 के आसपास से हमने डिस्कशन शुरू किया था। उस दिन मेरे साथ लोकेश जी थे, उन्होंने कहा भी था कि स्टॉक में कुछ 350 रुपये तक का मूव देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट आप देखिए, ये मूव तब से आया है जब से एक बल्क डील हुई है, जिसमें ADIA यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अपनी 2.15 या 2.2% हिस्सेदारी बेच दी, और वो पूरी तरह से इस स्टॉक से एग्जिट होते हुए दिखे हैं। एक 20% का अपर सर्किट भी लगा था। थोड़ा लंबा चार्ट दिखाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा जो मैं बात कर रहा हूँ कि ADIA का जो एग्जिट हुआ उसके बाद देखिए जो स्पाइक आप देख रहे हैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में, ये 20% का अप मूव था, जो कि उस बल्क डील के अगले दिन जब ये डेटा निकल के सामने आया था कि ADIA ने एग्जिट कर लिया है, आई थिंक हैंगओवर खत्म हुआ था, उसका इंपैक्ट हमने स्टॉक पर पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ देखा था। सर, पेटीएम ऑलरेडी चल चुका है बहुत ज़्यादा, 1250 के आसपास है, आज भी 1.5% ऊपर है। वन मोबीक्विक उसका ही छोटा भाई है सर, 1/10 ऑफ द बिजनेस बोलते हैं कि पेटीएम का मोबीक्विक को आप मान के चल सकते हैं। जिस तरह का रनअप हो चुका है सर, अभी अपने आई थिंक जो इशू प्राइस था, IPO इशू प्राइस था, उसके भी ऊपर आ चुका है। इसमें और अपसाइड की गुंजाइश है सर? जिनके पास है वो क्या करें, और जो फ्रेश लेने की सोच रहे हैं, जिनमें फोमो वाली फीलिंग है, उनको एंटर करने की सलाह देंगे आप? वन मूवी पिक ना वीक ना, जैसे आपने बोला कि ये पेमेंट सिस्टम है, तो ऑफ कोर्स ना वो कह सकते हैं कि काफी फेवरेबल सेगमेंट में है। और काफी हद तक ना यहाँ इन लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है। और यहाँ से अगर मैं ऑफ कोर्स फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके ये प्रॉफिटेबल होगा। तो वो कौन से क्वार्टर में होगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस लेवल पे आई थिंक, क्योंकि ये स्टॉक भाग चुका है ऑलमोस्ट, अगर आप देखो 220 से ऑलमोस्ट 300 के आसपास वो चला चुका है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक फ्रेश बाइंग तो मैं यहाँ ना बोलूंगा, थोड़ा वेट कर लो। लेकिन अगर 5-10% भी नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक चांस ले लो। ये काफी रिस्की स्टॉक है, ये सेफ स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है, तो वो बात पकड़ के चलना। पेटीएम भी जब गिरा था तो आपको पता है कि कहाँ तक गिरा था, फिर वो वापस चला है। तो ऐसा नहीं, वो सेम चीज यहाँ होगी कि नहीं होगी वो टाइम बताएगा। तो अगर जिसके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, आई थिंक यस, आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन 5-10% के नीचे आप स्टार्ट कीजिए।
एंड थोड़ा लेकिन इसके रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, उन सब पे भी फोकस करना है। फोन पे का भी एक आई थिंक आईपीओ के आने वाला है, वो भी बातें चल रही है। तो ये सब सेगमेंट ना एक तरह से इसलिए भी पुश आता है। सो यस, थोड़ा नीचे आके आई थिंक आप थोड़ा लॉन्ग टर्म बेट लगा सकते हैं, लेकिन रिस्की पोजीशन है, बस वही है। ठीक है, तो 5-10% नीचे मिले तो ज़रूर आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वॉलिटिलिटी को झेल सकते हैं और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है और वैसे भी लॉस मेकिंग है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक पे ज़रूर देखने को मिलेगा। नागराज जी सर, हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि मॉसचिप इन्होंने 192 के रेट पर ले रखे हैं सर, और एक मॉसचिप है और दूसरा है ई पैक ड्यूरेबल, और ई पैक ड्यूरेबल का प्राइस है इनका 470 रुपये का। शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं सर। सी मॉस्टशिप में तो ऑफ कोर्स आप देखिए कि आज भी 5.5% गिरा है, तो ऑफ कोर्स कोई एक न्यूज़ है तो जिसके वजह से ये चल रहा है। ऐसे कोई फंडामेंटल में कोई एक बड़े चेंजेस नहीं आए हैं, और आपको भी पता है कि आईटी में थोड़ा इश्यूज चल भी रहे, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक अगर किसी के पास ये स्टॉक हो, और नो क्योंकि ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और उन सब में रिलेवेंट है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस, लेकिन थोड़ा नीचे रखना 20, क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है तो हिट होने के चांसेस है। लेकिन यस, आई थिंक कुछ हो रहा है इसमें, कुछ न्यूज चल रही है, तो मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आई थिंक यस, वन कैन होल्ड इट। और दूसरा कौन सा था? ईपैक। ई पैक ड्यूरेबल, हाँ 470 ईपेक पे है। ड्यूरेबल्स, हाँ। जी जी। हाँ, ईपेक ड्यूरेबल्स अगर बात करूँ तो मैं नो ये भी स्टॉक अच्छा खासा कह सकते हैं कि अपने टॉप से ऑलमोस्ट 41% गिर चुका है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक अभी चेंज हो रहे हैं, और ना प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक अभी आने लगी है। और अगर इसकी भी बात करूँ तो नो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और उसमें है, और आई थिंक स्कोप अच्छे है, और इवन एयर कंडीशन और स्मॉल अप्लायंसेस में भी वो काफी हद तक एंटर कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी स्टॉक थोड़ा कह सकते हैं कि आप रेडार में रख सकते हैं, एंड आई थिंक अगर आपके पास है तो इसमें बने रहिए थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। आई थिंक इसमें वैल्यूएशन वाइज मुझे ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा महंगा है, लेकिन ये सब स्टॉक्स थोड़े, क्योंकि ये ई में सेगमेंट और उन सब में, तो ये थोड़े 50-60 के पी में चलते हैं, तो आई थिंक इसमें आप रह सकते हैं। सर इन्होंने गलत प्राइस पे तो नहीं ले लिया ना हायर लेवल्स पर? सर क्या बोले आप? हाई? गलत प्राइस पर तो नहीं ले लिया ना सर, हायर लेवल्स पर 470 पे एंट्री की है तो? अच्छा, 470 पे एंट्री नहीं, वो तो हाई लेवल पे ही था, काफी हाई लेवल पे था। तो आप एक काम कीजिए, अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं आप। ओके, बट थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि ईएमएस सेगमेंट में है तो थोड़ा पुश है। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, ईएमएस सेगमेंट और इन सब में सेगमेंट अगर आप देखो ना, तो ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चले जाते हैं, इसलिए आपको कौन से वैल्यूएशन पे एंटर कर रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। अगर ईएमएस सेगमेंट 50-60 का पी पे चल रहा है, तो आई थिंक वो एक लेवल अच्छा होता है एंटर करने के लिए। तो ई पैक ड्यूरेबल की अगर हम सर बात करें तो इसके पीयर्स देखें तो 3-4 कंपनियां हैं जो कि इस स्पेस में ऑपरेट करती हैं। ई पैक ड्यूरेबल है, आई थिंक एक केन्स टेक्नोलॉजीज है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, सिरमा एसजीएस है। सिरमा एसजीएस कल काफ़ी अच्छा चला भी था। तो सर अगर जो 28% से 18% एसी, टीवी, फ्रिज या बाकी चीज़ों पर अगर जीएसटी कम हुई है, तो सबसे बढ़िया अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनी अगर आप कोई देखें, जिसे हम ईएमएस के नाम से जानते हैं, तो सबसे अच्छा शेयर कौन सा आपको नज़र आ रहा है सर? देखिए, ये जो जीएसटी कट है तो उसका फायदा तो इन सब कंपनियों के होगा, लेकिन अगर आप मुझे एक कोई स्टॉक बोले तो आई थिंक सिरमा, आई थिंक वो एक स्टॉक अच्छा है। डिक्सन भी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन आपको भी पता है कि कहाँ जाके बैठा हुआ है। सिरमा भी हाई है, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा छोटा है, और आई थिंक उसका स्कोप भी बड़ा है। तो अगर मुझे एक पिक करने का हो तो मैं सिरमा के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो सिरमा एसजीएस ये एक स्टॉक है इस पूरे स्पेस में जो आप पिक कर सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में रहना ही है तो। इसके अलावा सर राहुल जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि एक्जो नोबल सर पेंट स्पेस में इनके पास 3150 का लिया हुआ है, और होंडा पावर प्रोडक्शन 2970 का। पूछ रहे हैं कि सर फिलहाल इसमें क्या करूं? आई थिंक एक्जो नोबल तो सर फाइनली ये मर्ज हो ही जाएगा ना, क्योंकि एक्विजिशन हो चुका है। तो 3150 पे इन्होंने लिया है, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए? देखो, मैं तो अगर बात करूँ ना पेंट इंडस्ट्री में, तो पेंट इंडस्ट्री में तो आप निकल निकल जाओ तो बेटर है, क्योंकि ये ना बहुत ही कंपटीशन है। अगर ये जेएसडब्ल्यू पेंट के साथ मर्ज भी हो रहा है, जो बाई कर लिया है, तो आगे जाके भी वो काफी हद तक, सॉरी, काफी हद तक डिस्काउंटिंग करेंगे, एंड ऑल दैट मार्जिन में इशू आएगा।
और मुझे अभी भी थोड़ा रोड मैप यहाँ से पेंट इंडस्ट्री का टफ लग रहा है, क्योंकि एक तरफ है बिरला ओपस जो भरपूर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, इवन ये जेएसडब्ल्यू पेंट अभी इन्होंने बाय किया है, और ऊपर से एशियन पेंट्स है, तो ये तीनों में एक अच्छी खासी कंपटीशन चल रही है, आगे जाके मार्केट कंसोलिडेट भी होगा। तो लेकिन क्या होगा कि अगर आप देखो तो इन सबके मार्जिन है ना 15% से थोड़े डाउन गए पिछले एक साल में। तो मुझे वो जो कंपाउंडिंग रिटर्न पहले दिख रहा था पेंट इंडस्ट्री में जो 3 साल पहले था, वो अभी दिख नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आप सेल करके आई थिंक काफी एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ईएमएस, इन सब की बात की है, तो आई थिंक वहां शिफ्ट हो जाओ तो बेटर रहेगा आपके लिए। दैट इज माय ओपिनियन। और दूसरा स्टॉक सर कौन सा था? होंडा पावर प्रोडक्शन सर। टाटा पावर। होंडा पावर होंडा 2970 पावर। का इनका एंट्री प्राइस है सर। हाँ, सो होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स करें। तो यस। ये अगर इसकी बात करें तो वो भी जेनसेट्स और वाटर पंप्स और उसमें है, तो ये स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स टॉप से नीचे भी आ गया है, और 36% डाउन है। प्रॉफिटेबिलिटी ओके है, लेकिन क्या है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर आप ओवरऑल भी देखो तो ऑलमोस्ट माइनस में है, कितने सालों से तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ इतना खास हुआ ही नहीं है, तो वो एक सबसे मेजर कंसर्न है। ये भी एक ऐसा स्टॉक है, आई एम नॉट टू मच बुलिश। अगर मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो विदाउट रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप इस लेवल पे चल रहे हो 40 के पी पे, इवन अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखो तो मुझे ये महंगा लग रहा है इस लेवल पे, तो ये भी एक स्टॉक है जो मैं अवॉइड ही बोलूंगा। ठीक है। इस स्पेस में वैसे पावर स्पेस में आप कह रहे थे कि टाटा पावर आपको पसंद है, राइट? टाटा पावर। टाटा पावर हाँ। अगर आप पावर सेक्टर में जाना है तो आई थिंक टाटा पावर एक बेटर ऑप्शन है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्लस इन उनका जो अगर आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखें और जो विजन है, आई थिंक 2045 में वो कह सकते हैं पूरा ग्रीन एनर्जी तरफ शिफ्ट हो रहा है। आई थिंक एक मिक्स कंपनी अगर चाहिए दोनों ग्रीन एनर्जी प्लस थर्मल, आई थिंक टाटा पावर इज प्रोवाइडिंग अ गुड ऑप्शन। ओके, पीडी गर्ग जी, ये हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने सारे प्राइम मेंबर्स के सवाल ले लिए लेकिन मेरा सवाल आपने नहीं लिया है। एक तो सर इन्होंने नुवोको विस्तास पे आपकी राय पूछी है। अच्छा हुआ इन्होंने सवाल पूछा सर, मुझे भी इनफैक्ट सीमेंट एज अ स्पेस पर आपसे बातचीत करनी थी। ये जो सीमेंट पर सर जीएसटी कट हुआ है ना, 28 से 18% हुआ, इससे माना जा रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन है, एक एनालिसिस है, ये अनुमान है कि 25 से 30 रुपये पर बैग पर बोरी जो सीमेंट की कीमतें हैं उसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो सर अगर ऐसा हुआ तो फिर कितना बड़ा फिलिप आप देखते हैं? मॉनसून ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ओवर, तो उसके बाद एक पेंट अप डिमांड भी आती है। तो सीमेंट एज अ स्पेस में अगर किसी को रहना है तो नुवोको विस्तास या कोई और शेयर? सीमेंट में अगर आप बात करें तो ओवरऑल ये इसमें देखो जीएसटी कट आया है करेक्ट, उससे क्या होगा 30 रुपए के आसपास आपका प्राइसेस में कट आ सकता है ऑलमोस्ट, क्योंकि जी। 28 से 18 हुआ है। और 330, लेकिन ये बात भी सुनिए कि अंबुजा और एसीसी ने ऑलरेडी, और या तो अल्ट्राटेक वो 30 रुपए से अपनी बैग के प्राइसेस बढ़ा भी दिए, तो उनको जीएसटी कट का इतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ओवरऑल इससे फायदा एक होता है कि जो प्रीमियम जो बैग्स होती है ना, प्रीमियम कंपनी यानी अल्ट्राटेक ले लो, अंबुजा, उनका है ना नॉर्मली प्राइसिंग जो होता है ना सेकंड ईयर से ऑलमोस्ट 30-40 रुपए ज्यादा होता है। तो अगर कोई बिल्डर अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं करना चाहता है तो लेकिन तो उनको है ना ये प्रीमियम जो सेगमेंट होता है ना अभी नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं, तो वो शिफ्ट हो सके। तो मुझे यहाँ अगर आप मुझे सीमेंट सेगमेंट की बात करो, मुझे लग रहा है कि फायदा ज्यादा बड़ी कंपनीज को होगा जो है अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, क्योंकि उनकी प्रीमियम नो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे लेदर देन सेकेंड टीयर जो आपका जेके सीमेंट है, श्री सीमेंट है, उन सब से। तो वहां मेरा स्कोप, मेरा एक्चुअली अगर आप पूछो कि कौन सा फेवरेट है, तो आई थिंक अल्ट्राटेक ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि आप देखिए कंसिस्टेंसी उन्होंने जिस तरह से रिवॉर्ड किया है शेयर होल्डर को, प्लस ऑपरेशन एफिशिएंसी, प्लस वो काफी हद तक कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, और वही राजा है, वही प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर मुझे एक स्टॉक दिया जाए अगर, तो आई थिंक वो अल्ट्राटेक सीमेंट होगा। सीमेंट इंडस्ट्री पे ओवरऑल मैं बुलिश हूँ, क्योंकि आगे जाके उनका कह सकते हैं ना कि ये जो प्राइस डाउन हुआ है उससे फायदा भी होगा, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवरऑल थोड़ा डाउन जाता है तो ओवरऑल रियल एस्टेट को भी फायदा होगा। आई थिंक आई एम ओके विथ सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें अल्ट्राटेक इज नंबर 1। ठीक है, तो जीएसटी कट से जो प्रीमियम प्लेयर्स हैं, अल्ट्राटेक हुआ, एसीसी, अंबुजा, इनको ज़्यादा फायदा होगा। इस पूरे स्पेस में अल्ट्राटेक आपको ज़्यादा पसंद है, आप कह रहे हैं। इस बीच सर एक ब्रज भूषण जी या ब्रज मोहन जी का सवाल था। एक तो ये लिस्ट बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही है सर, क्योंकि क्या है ना कि हमारे जो दर्शक हैं वो अपना सवाल कई कई बार पोस्ट करते हैं और भारी मात्रा में दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। 700 लोग अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं।
तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो नॉर्मल, हाँ, ब्रिजमोहन सैनी जी का सवाल मुझे मिल गया। जो नॉर्मल हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी गुजारिश यही है कि अगर आप प्राइम में कन्वर्ट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा एक कमिटमेंट है हमारे प्राइम मेंबर्स के साथ कि अगर आप प्राइम मेंबर होंगे, आप सवाल भेजेंगे, तो बाकियों से पहले आपके सवाल हम लेंगे। इतनी प्रायोरिटी हम ज़रूर आपको देंगे। और कैसे आपको ज्वाइन करना है वो भी आपको बता देते हैं। आप जब हमारे मनी9 के यूट्यूब पेज पर आएंगे तो आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। ये 3 विकल्प दिखेंगे, इकॉनमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। अपने सुविधा के हिसाब से आप प्लान चूज़ कीजिए, क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा अगर आप वीआईपी और स्टैंडर्ड प्लान नहीं लेते हैं। तो इसका चुनाव करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाइए। और आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो कैसे रिज्यूम करना है, कैसे दोबारा अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करना है, उसके लिए भी आपके पास जो ज्वाइन की जगह रिज्यूम का बटन आपको दिखेगा। जब वो क्लिक करेंगे तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, उनको फॉलो करते हुए चलिए। पेमेंट करने के बाद आप अपनी मेंबरशिप फीस पे करने के बाद दोबारा से अपनी जो प्राइम मेंबरशिप है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। अब ब्रजमोहन सैनी जी कह रहे हैं कि सर एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा लग रहा है, स्पेशली जिस तरह के नए प्रोजेक्ट्स इनके आने वाले हैं, क्या उस लिहाज से ये अच्छा लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक है, ये ऑफ कोर्स पावर जनरेशन में, पावर यूटिलिटीज में है। अगर इनकी बात भी करें एनएचपीसी, तो ऑफ कोर्स एक अच्छी खासी तेजी दिखी थी। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 5 साल में 21 से ऑलमोस्ट 110 100 के उस पार गया है। और रिजल्ट्स की बात करें तो स्टेडी रिटर्न, स्टेडी रिजल्ट देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ जो आती है वो है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रेवेन्यू इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी में भी, अगर आप देखो तो ईयर ऑन ईयर इतना ग्रोथ दिख नहीं रहा है। और अब मुझे नो डाउट नवरत्न स्टेटस है, आगे जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, लेकिन पब्लिक कंपनी में अगर आपको ग्रोथ ना दिखे तो बेटर है कहीं और मूव हो जाओ। तो मेरे हिसाब से एनएचएफसी आई थिंक आप अवॉइड कर सकते हो। फिर भी लेना है तो आप एनटीपीसी, या तो जैसे मैंने टाटा पावर की बात करी, तो आप पावर सेक्टर में जाना है तो आप वहां जा सकते हो। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे। आधा घंटा हो गया दर्शकों के सवाल लेते लेते, पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। सर आपकी चॉइसेस क्या होंगी? अगर आप फंडामेंटली बाजार को ट्रैक करते हैं तो मीडियम या लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप स्टॉक्स को ज़्यादातर देखते होंगे अपने नज़रिए से। तो आपने एनटीपीसी की बात करी, आपने टाटा पावर की बात करी, और कोई स्टॉक्स जो सर आप रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नज़रिए से? आई थिंक दर्शकों को अभी डोमेस्टिक फोकस ही करना चाहिए, जो हमारी पहले भी बात हुई। और अगर आप देखो तो और एक सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है होटल इंडस्ट्री। होटल में अगर आप देखो तो इंडियन होटल है, लेमन ट्री है, ये सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और आप देखो एवरेज रेवेन्यू पर बेड भी ऑलमोस्ट डबल डिजिट से ग्रोथ हो रहा है, और आगे जाके भी रहेगा। क्योंकि जिस तरह से डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ती है, आपका जीएसटी कट हो गया, आपका इनकम टैक्स में 12 लाख का एग्जम्पशन आ गया, तो प्लस लोअर इन्फ्लेशन ना, काफी हद तक इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो होटल्स में लोग जाके स्टे करते हैं। वो तो एक होटल इंडस्ट्री है। हेल्थ केयर में आप देखिए हॉस्पिटल्स है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, किम्स है, ठीक है, तो एस्टर डीएम है, ये सब कुछ हॉस्पिटल्स भी आप थोड़े नजर में रखें। क्योंकि हेल्थ केयर में जैसे ये आप एग्जम्पशन आ गया है, 0% प्रीमियम हो गया है, ओके, 0% जीएसटी ऑन प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसके वजह से क्या हुआ है कि वहां भी एक तेजी दिखेगी। और जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ता है, लोग क्या करते हैं कि अगर ऑपरेशन करना है तो एक अच्छी हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास 5-6 लाख का इंश्योरेंस भी होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है ना, उनका आप देखो ऑक्यूपेंसी रेशियो ऑलमोस्ट 75 to 80% है। और अभी भी होटल्स और हॉस्पिटल्स में दोनों में प्रॉपर्टी की कमी है, क्योंकि नई हॉस्पिटल बनानी और नई बड़ी होटल बनानी आपको 3-4 साल लग जाते हैं। तो जो सप्लाई है ना वो अभी भी कम है, इसलिए ऑक्यूपेंसी रहेगी। एंड आई थिंक वन हैज टू कीप दिस बोथ द एरिया इनटू माइंड। प्लस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटो, ऑटो में काफी बुलिश हूँ तो आई थिंक, लेकिन बढ़ बहुत गया तो थोड़ा नीचे आता है, तो आप देख सकते हो। और सिलेक्टेड एफएमसीजी स्टॉक्स में भी आप नजर रख सकते हो। ओके, ठीक है। तो एक हो गया होटल सेक्टर, जिसमें इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, इन पर आप नज़र रखें। और हॉस्पिटल स्पेस में भी अपोलो हॉस्पिटल, किम्स हुआ, एस्टर डीएम हेल्थ केयर हुआ, इन पर आप ज़रूर नज़र रख के चलें। और डोमेस्टिकली फोकस में एफएमसीजी भी आता है, खपत वाला प्ले है, इनको भी आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया तपन सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो विशेष रूप से आपका धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं आगे भी आपका समय मिलता रहेगा और दर्शकों से बातचीत करने के लिए आप आते रहेंगे। जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर आज बातचीत हुई है, आपने बताएं या फिर मैंने पूछे या फिर दर्शकों के सवाल आए हैं, उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? जी, ये सब जो स्टॉक्स की बात करी मेरे खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। एंड थैंक यू संदीप जी फॉर कॉलिंग मी।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए जहां हम लोग बताएंगे किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ में। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मदद है। तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं अलोंग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली ऑन वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।